स्टार्ट करें। राइट, कल हम लोग क्या डिस्कस किए हैं? एक तो पहले जो डिस्कस किया था मैंने, भारत का जो है, भारत में जो दार्शनिक परंपरा है उसके एक सामान्य परिचय डिस्कस किया था हम लोगों ने। यही बातें हैं इसमें, ठीक है। जिसमें सबसे पहले डिस्कस किया था मैंने कि दर्शन क्या होता है। ये सबसे पहले ये डिस्कस किया था मैं। ये ठीक, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम किसे पढ़ रहे हैं? धर्म और दर्शन। तो पहले उसमें हम समझे दर्शन क्या होता है। तो भारत में जो है दर्शन का अर्थ क्या है और पश्चिम में दर्शन का अर्थ क्या है। भारत में दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? दृश्य धातु से बने, हमने ये देखे, दृश्य धातु से बना हुआ है। और दृश्य धातु का जो अर्थ होता है वहां जो है देखना, क्या है? देखना, देखने का नजरिया है ये। तो भारत की जो दार्शनिक परंपरा में जो दर्शन है वो एक दृष्टिकोण है, एक व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी पदार्थ को लेकर के, किसी विचार को लेकर के, किसी तथ्य को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, जगत को लेकर के, जीव को लेकर के, आत्मा को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, ब्रह्मांड को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के, यही बातें हैं वैसे करिए, ठीक। अब इसके बाद फिर जो है हमने समझे कि पश्चिम में जो है धर्म का मतलब, पश्चिम में दर्शन का मतलब क्या है। दर्शन जो शब्द है फिलॉसफी से बना हुआ है। दो शब्द है, ग्रीक शब्द है बेसिकली ये। एक फिलॉस होता है और दूसरा क्या होता है? सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है, नहीं, फिलॉस का अर्थ होता है ज्ञान और सोफिया का अर्थ होता है प्रेम। अर्थात जो ज्ञान से अनुराग करे, जो ज्ञान से प्रेम करे, जो ज्ञान पाने की इच्छा रखे, वो क्या है? दार्शनिक है। और वो जो करता है ऐसा, वो क्या है? दर्शन। यही बातें हैं। पश्चिम में दृष्टिकोण अलग है और पूरब में दृष्टिकोण अलग है। पूरब मतलब भारत में जो दर्शन की बात कर रहे हैं वो, राइट। यही बात किए थे हम लोगों ने। उसके बाद फिर जो है हमने भारत में जो है दर्शन के विकास काल की बात किया था हम लोगों ने, ठीक। विकास काल में जो है भारत की जो दार्शनिक परंपरा है उनका विकास काल। विकास काल मतलब एक कौन सा है? वैदिक कालखंड की बात किया था मैंने। दूसरा उसमें जो है महाकाव्य कालखंड की बात किया था। तीसरा उसमें जो है कौन सा? उपनिषद वाला कालखंड की बात किया था। चौथा जो है जो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी है भारत की, समकालीन दर्शन है भारत की। तो जो प्राचीन वाला जो दर्शन है उनको हम भारत का शास्त्रीय दर्शन, क्लासिकल फिलॉसफी ऑफ इंडिया कहते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? उनके बाद फिर जो है कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी ऑफ इंडिया कहते हैं, मॉडर्न फिलॉसफी ऑफ इंडिया कहते हैं ये। समझ में आ रहा है ये? तो उसमें वैदिक दर्शन है, वैदिक में वेदों में उनकी दर्शन, उसके बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ में उनकी दर्शन, उनके बाद फिर अन्य ग्रंथों में उनकी दर्शन, उसके बाद फिर उपनिषद में उनकी दर्शन। ये क्या है? वैदिक दर्शन है। समझा रहे जो कह रहा हूँ ये? उसके बाद फिर आगे जो है गुप्त काल में जो है अष्टादश महापुराण हुए, उसमें भी अपने कुछ दार्शनिक विचारधाराएं। तो इस प्रकार से भारत की जो दार्शनिक परंपरा जो है, भारत में जो है दर्शन का जो है एक्चुअल में क्या हुआ है? विकास हुआ है। दर्शन का क्या हुआ है? विकास हुआ है। जो प्रारंभ कहां से होता है? वेद से होता है, जिसमें बहुत से देवताएं हैं, उनकी बात किया था मैंने। वहां से फिर जो है जो अवसरवादी एकवाद की बात किया था मैंने, फिर वहां से फिर क्या हो गया? अद्वैत की तरफ आगे बढ़ गए हम। ये यही है ना। ये सबसे प्रारंभिक स्तर में जो है वो ना तो जो है कोई यज्ञ हवन की बातें हैं बहुत ज्यादा, और ना ही जो है कोई स्तुति, मतलब मूलतः क्या है? स्तुति है। एक पूर्व वैदिक काल में यही बातें हैं। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा यज्ञ हवन उन सबकी मात्रा बढ़ गया, ठीक, यही बातें हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण वाला जो कालखंड आया उसमें क्या हुआ? कर्मकांड की मात्रा बढ़ी। फिर जब अरण्यक आया तब उसने जो है उन कर्मकांडों से परेशान होकर कहा चले गए? वहां अरण्य में चले गए और वहां जो है एकांत में रहकर के विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, तब करना शुरू कर दिया। तो कर्मकांड से जो है हम कैसे आगे? पहले तो कर्मकांड भी नहीं थे, बेसिकली क्या है? प्राकृतिक शक्तियों का उपासना है ये। फिर यज्ञ हवन की बातें आया, कर्म बलि की बातें आया, फिर किस में आया? उसकी मात्रा और बढ़ गया। फिर क्या आया? तप आया। तप के बाद क्या आया? ज्ञान। ये एक्चुअल में क्या है? एक डेवलपमेंट है भारत की दर्शन का, ठीक, यही हुआ। उसके बाद इनके आधार का विस्तार हुआ। विस्तार का मतलब क्या है? उसमें जो है वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी बने हैं।
कितने 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात किया था मैंने। कौन सा? सांख्य, फिर न्याय, फिर योग, फिर वैशेषिक, फिर मीमांसा, फिर वेदांत। यही है सूत्र ग्रंथ जिनको हम कहते हैं। इस तरह से तो भारत की जो फिलॉसफी है, भारत के दर्शन है, उनके आधार यहां से और विस्तृत हो गए। उसके बाद फिर इसी कालखंड में 600 BC में क्या है? बौद्धिज्म और जैनिज्म, फिर उनका विस्तार हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ अनिश्वरवादी अनिश्वरवादी जो है अभी विचार इसमें आए, कई और भी आए इसमें। ये इनके समकालीन जो है आगे 600 BC के और उसके बाद उत्तरोत्तर काल में, ठीक है, ये लगातार आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद फिर जो है इसी सांख्य सूत्र और बाकी जो सूत्र ग्रंथ थे उस पर कई अलग अलग भाष्य लिखे गए। भाष्य मतलब होता है उस पर टीका लिखना। भाष्य लिखना मतलब उसका टीका, टीका मतलब उनको इंटरप्रेट, उसको अनुवाद करना। ठीक है, कई लोग अनुवाद किए, कई लोग अनुवाद किए। उनमें सबसे अच्छा जो अच्छा ऐसा नहीं, सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंचा दिया उन्होंने देवता से ईश्वर और वहां से ब्रह्म की अस्तित्व को, वो ब्रह्म के स्वरूप को। किसने? 8वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते किसने? आचार्य शंकर ने। उसके बाद लंबे समय तक कि अब दर्शन में इससे और उच्च क्या, लंबे समय तक कोई उनका विरोध नहीं कर पाए। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि 8वीं 9वीं सदी के बाद भारत में दार्शनिक विकास की जो प्रक्रिया चल रहा था वो थम सा गया। राइट? क्योंकि इसके बाद जो बातें कही गई है वो सब के सब फिर आगे, चाहे उसमें आचार्य रामानुजम की बात करें, चाहे उसमें जो है माधवाचार्य की बात करें, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, हम किसी की आचार्य की बात करें, उस सबने जो है इस तरफ जो अद्वैत दर्शन में जो बातें जो है आचार्य शंकर ने कहा था, उनके विरोध में किसी न किसी रूप में बातें कही है, किसी न किसी रूप में विरोध में वो बातें कही है। कुछ बातें उसमें जो है और तब जुड़ गया, तब जब भारत में जो है भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ, तब वहां से थोड़ी सी कुछ नई प्रकार की और दार्शनिक विचारधाराएं साथ में जुड़ी। इनके साथ साथ जो है सामाजिक सुधार जब आंदोलन हुए तो उसमें और कुछ विचार जुड़े, चाहे वहां सिखिज्म की बात करें, चाहे इस तरफ जो है सिखिज्म की बात करें, चाहे उस तरफ जो है आगे जो है जो स्थानीय स्तर पर जो है, स्थानीय स्तर पर जो है, स्थानीय स्तर पर मतलब क्या है? जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो है कौन? गुरु घासीदास, उनकी भी अपनी एक परंपरा है, उनकी भी अपने विचार है ये। राइट? इनके साथ साथ उस तरफ जो है और देखेंगे तो राजा राम मोहन राय, उनका भी अपना विचार है। उसके बाद फिर इसमें इसके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनका भी अपना विचार है। ये सब कई दार्शनिक परंपराओं से कुछ न कुछ उनके विचार है जो अलग सोचते हैं इनमें से ये। उनके बाद फिर रविंद्रनाथ टैगोर की जब बात किया उसमें गांधी जी की बात, उसके साथ साथ समकालीन इस तरफ थोड़ा पहले सबसे महत्वपूर्ण जो वेदों के बारे में जो है सबसे पहले तो जो उस तरह भाष्य लिख दिया था, योग सूत्र, वैदिक में वेदांग सूत्र तो पहले 6ठी सदी से पूरे में लिख दिया गया। बाद में कई लोगों ने इस पर भाष्य लिखे, उसमें 8वीं सदी 9वीं सदी के आसपास में कौन लिखे? शंकराचार्य ने लिखे। उसके बाद फिर विशिष्ट, उसके बाद फिर रामानुजाचार्य है, बाकी सब लोगों ने करते 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 फाइनली उनको बहुत व्यवहारिक, किसको? उपनिषद को थोड़ी सी सरल बनाने के प्रयास किया। किसमें किए हैं? भगवद गीता में। एक्चुअली भगवद गीता जो है बेसिकली उपनिषदों का क्रक्स है। भगवद गीता जो है उपनिषदों का क्रक्स है, और भगवद गीता और उपनिषद का जो क्रक्स है बहुत व्यवहारिक, आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो है किस प्रकार से उपनिषद का अर्थ है ये बताया। किसने? स्वामी विवेकानंद थे। उनके एक विचार है, कौन सा? व्यवहारिक वेदांत। ये उसने बातें कही है, व्यवहारिक वेदांत। ठीक है, व्यवहारिक वेदांत जो है उसने बहुत आसान भाषा में बताया कि ईश्वर का मतलब क्या है, ईश्वर का मतलब क्या है, और आत्मा का मतलब क्या है, जीव का मतलब क्या है, और वास्तविक में हमें क्या करना चाहिए। किसमें? व्यवहारिक वेदांत में। और यही व्यवहारिक वेदांत को जो है उन्होंने 1893 के जो है शिकागो धर्म सभा में जो है उन्होंने ये बातें कही थी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको आपको प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा में हो, उनको आपको जो है एक साथ में इंटीग्रेट करना है। ये सब आपको काम आने वाले हैं। ये थोड़ा शांति दिमाग से इनसे जो सोचेंगे तो चीजें इंटीग्रेट होगी ये ऑटोमेटिकली। ये क्योंकि आप जितनी भी बातें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को बस मजबूत कीजिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को मजबूत कीजिए। जो सुनने की जो क्षमता है, ठीक है, उनको बढ़ाइए। जो सुन रहे हैं, जो शब्द है तो शब्दों पर पकड़ कीजिए अपने। ये वास्तविकता यही है।
क्योंकि जो सुन रहे हैं वास्तविक में उसी शब्द को यूज करेंगे। पढ़ने से चीजें उतनी आसानी से जाती जाती ही है, मगर फिर भी उसमें समय लगता है। जो सुन रहे हैं वो सीधे जो है, समझ रहे हैं ना जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है, इंद्रिय के माध्यम से देखने से तो जाता ही है, मगर सुनने से सीधे तौर पे, समझ रहे हो ना ये, तो वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में वो। और सुनने का मतलब यहाँ जो क्लास में डिस्कस कर रहा होता है वो मुझे मालूम है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं है, वो वैरायटी सब सब्जेक्ट है जिसमें एक साथ में वो लिंक्ड है। ये समझ में आ रहा है? ये तो चीजों को इस तरह से पढ़ो, उसमें भी जो एक कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी उनका फायदा जो है बाकी और कई तरह से होने चाहिए। समझ में आ रहा है? ये तो तरीके बदलो अपनी एक्चुअल में, वो मतलब हम वही घिसी पिटी तरीके से अगर तैयारी करते रहेंगे कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास ही पढ़ते हैं, तो इतिहास ही पढ़ते रहेंगे, जबकि वास्तविक में वैसा पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं। ये समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये ठीक है। तो अपने जो सोचने के तरीके को थोड़ा सा उसमें वेरिएशन दीजिए, उसमें डायमेंशन बढ़ाओ थोड़ा सा। ये ठीक है, कई सारी चीजें हैं भारत में जो है, वर्तमान में जो भारत की सरकार के द्वारा भी कई फिलॉसफी की चीजों को वहां जो है डेवलप कर रहा है। ये कई फिलॉसफी की चीजों को डेवलप कर रहा है। ये उस तरह कहते हैं ना, इस तरफ जो है कि जो है वो सप्तांग सिद्धांत जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो लिखा हुआ है उनका लगता है कि कभी कभी वहां अनुपालन कर रहा है, कभी कभी लगता है कि भगवान बुद्ध के जो है इस तरफ जो मध्यम मार्गी वाला जो है उनका अनुपालन कर रहा है। कभी कभी जो है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है, ये कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वहां जो है कि प्राचीन वैदिक जो परंपरा हुआ करता था उनको वहां जो है आगे बढ़ा रहा है। विश्वामित्र भारत की विदेश नीति में क्या है? विश्वामित्र है। समझ जो कह रहा हूं मैं? ये यहीं पर तो कहीं पर जो है दूध बना के भेज रहे हैं, तो उसमें हनुमान की रणनीति की बात कर रहे हैं, हनुमान डिप्लोमेसी। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ये इस तरह की है। तो जो सोचने के तरीके उसको हम अगर अगर देंगे, इसमें आयाम देंगे, तो हम दिमाग को जो है निश्चित ढांचा में डाल सकते हैं। ये और एग्जाम निकालने के लिए हमें वही चाहिए बेसिकली। ये बहुत अधिक तथ्य तो नहीं, मगर हाँ कुछ तथ्य चाहिए ही, मगर उन तथ्यों को हम कैसे याद करें ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तथ्यों को हम कैसे याद करें? तथ्यों को डायरेक्टली जो है आप रट्टे मारेंगे तो हम उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में जैसे कि रटन पद्धति के माध्यम से जो है पूरे ऋग्वेद को ही याद कर लिए जाते थे, उनकी ऋचाओं को, तो अब ना तो उतना हमारे पास में, आप लोगों के पास ना तो उतना समय है और ना ही मैं उतना रटाना चाहता हूं। भारत सरकार भी जो है नई शिक्षा नीति 2020 में लागू जो किया गया है, उसका जो फ्रेम लागू किया है, उसमें फ्रेमवर्क है, उसमें रटन पद्धति से समाप्त करके जो थोड़ा सा लर्निंग जो अप्रोच है ऑब्जर्वेशन से, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में यही है। नई शिक्षा नीति की मूल विशेषताओं में क्या है अगर लिखेंगे तो सबसे पहली बातें यही लिख देना। बच्चों की जो है लर्निंग जो कैपेबिलिटी है, लर्निंग जो उनका जो एटीट्यूड है, उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ना कि रटना। तो हम भी वही कह रहे हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से। ये तो तथ्यों को थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा, मैं इसीलिए कह रहा था कि याद करना है। ये तो क्या बताया मैंने? भारत में दर्शन, ये हो गया। ठीक है। हाँ, अब आधुनिक दर्शन में तो समझ में आ चुका होगा, गांधी जी का भी दर्शन है अपना। गांधी जी के कौन सा दर्शन है? अहिंसा है। ठीक है। और एकादश व्रत है गांधी जी का। डॉक्टर अंबेडकर का जो है सामाजिक चिंतन है। गुरु नानक की भी अपने है। ये सब जो है जो पीएससी मेंस की बात कर रहा हूं मैं, उसमें सिलेबस में है। सिलेबस थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये दीनदयाल उपाध्याय का जो है एकात्म मानव दर्शन है, उसमें एक जो है समग्र योग है, एक साथ में अरविंद का भी है, अरविंद घोष का भी, महर्षि अरविंद का भी। तो ये सब चीजों को प्रारंभिक परीक्षा में यही प्रश्न पूछेंगे, ज्यादातर बाहर से नहीं पूछते हैं। वो ज्यादा तो मेंस के सिलेबस में अगर सिर्फ वो टॉपिक ही लिख दिए है ना, उसी से प्रश्न आया हुआ है, तो टॉपिक तो कम से कम याद रहे हमें प्रारंभिक, उसके बाद तो मैं करवाने वाला हूं वो। ठीक इस तरह से। ये ठीक, ये कौन सा हो गया? कल हमने जो पढ़े हैं, ये क्या है? वैदिक दर्शन। अब आज जो डिस्कस करना है वो थोड़े से डिस्कस करना है, और उसके बाद मुझे ज्यादातर मात्रा में लिखवाना है। ज्यादातर बातें मुझे इसमें लिखवाना है। ठीक है। और थोड़ा सा तेजी से लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो है क्या क्या बचा हुआ है अपने सेगमेंट में लिखने का, क्या क्या बची है, क्या क्या लिखे इसमें? सामाजिक मेरे ख्याल से हम लिखना है, तो सामाजिक में पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, ये सब मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा। और फटाफट दो टॉपिक है, दो टॉपिक है, और इस टॉपिक को डिस्कस करना है मुझे ये। हम्म, ठीक है। और ऑनलाइन में जो है कौन मुझे हाथ दिखा रहे हैं? सोना मैडम है और हेमलता। ठीक है। हम्म,
ठीक है, इसमें मैं लेता हूं अब आगे। ठीक है, तो पहले जो है थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं मैं और उसके बाद फिर लिखेंगे। दो चीजें हैं और ये लगभग हमारे हर एक टॉपिक का हिस्सा रहेगा, लगभग हमारे हर एक टॉपिक का हिस्सा रहेगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इसमें दो बातें ले रहा हूं मैं। एक है इसका महत्व, और दो नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअल में जहां से संभावना बनती है क्वेश्चन आने की है। और दूसरा जो है उनकी विरासत। इस शब्द को अगर समझ में आ जाएगा तो फिर काफी सारी चीज आप निकाल सकते हैं। ये विरासत, ये इसकी इंपॉर्टेंस है और ये इनका और एक जो है हमें जो है तुलना करना है। एक और भी होता है इसमें प्रासंगिकता, इनकी रिलेवेंसी। और एक होगा इनका तुलना। तो तुलना किससे करेंगे हम इसका? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से। अब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में तो अंतर और समानता तो मैं काफी बता चुका हूं मैं ये। ठीक है, वो अंतर और वो समानता जो है सब में आएगा। पूर्व उत्तर वैदिक में, क्योंकि उसके फॉर्मेट में ही करवा रहा हूं मैं ना, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, उसको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिखने के तरीके में क्या क्या होंगे उसमें अंतर में तो बता दूंगा लास्ट में से ये। ठीक है, तो एक सेगमेंट बस इनको थोड़ा ब्रीफिंग करूंगा मैं। एक कौन सा? इसमें पूर्व और उत्तर में कुछ समानता और कुछ जो है असमानता। ठीक है, कुछ कुछ बातें हैं, बस मुझे डिस्कस करना कि आप पे अप्रोच बन जाए। उन चीजों को अगर प्रश्न कभी आए तो आप उनको उस तरह से सोच सके। ठीक, अब उसमें जो है पहले जो बातें कह रहा हूं उसमें क्या है? महत्व। इसके पहले हम लोग जब डिस्कस किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व, ये डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद जब डिस्कस करेंगे इसमें तो बौद्ध धर्म का महत्व, जैन धर्म का महत्व, बौद्ध धर्म का विरासत, जैन धर्म का विरासत, बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता, जैन धर्म की प्रासंगिकता। और इससे प्रश्न जो है लगभग प्रत्येक साल पूछ रहे हैं, ये प्रत्येक वर्ष पूछ रहे हैं। ये प्रासंगिकता से या फिर विरासत से प्रत्येक वर्ष पूछ रहे हैं। ये अप्रोच एक्चुअल क्वेश्चन पूछने का डायमेंशन है उसका ये। ठीक है, तो उसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, उनका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जैसे कि जो है भारत जो है, ये भारत की विदेश नीति में बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की विदेश नीति में बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है है हम्म है है विदेश नीति में जो सबसे बेसिक उनका जो मूल है भारत का, वो क्या है? ना तो हमें कोई अहिंसा, सबसे पहली बातें हैं। तो ये युग जो है अब युद्ध का नहीं है, ये अहिंसा का दौर है। ये भगवान बौद्ध दर्शन की ये पहली प्रासंगिकता है।
तो दिमाग में ऐसी बातें आनी चाहिए। इनके साथ साथ भगवान बुद्ध जो है भगवान बुद्ध ने अति का रास्ता नहीं अपनाया है। उनका रास्ता क्या है? मध्यम मार्ग का है। वो क्या है? मध्यम मार्ग का है। अति सर्वत्र वर्जित तो वेदों में भी कहा गया है, मगर ज्यादा उसको प्रासंगिक तरीके से जो बताया है भगवान बुद्ध ने, जबकि भगवान महावीर ने चरम उनकी विचार है ये भगवान बुद्ध के तुलना में ये। ठीक, तो भारत की विदेश नीति में क्या है? इस तरफ रूस भी जो है दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है, दोनों के बीच हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। प्रधानमंत्री जो है अब क्वाड जाएंगे तो इधर रूस नाराज हो जाएगा, तो फिर क्या है? विदेश मंत्री की भेज देंगे। इधर यूक्रेन गए थे तो कुछ दिन बाद फिर उधर विदेश मंत्री जाके समझाने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब कुछ क्या है? बैलेंस है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो विदेश नीति के जो मूल आधार में अहिंसा प्लस इस तरफ क्या है? संतुलन। अधिकारी जब बन जाएंगे एक प्रशासक के रूप में, प्रशासक के रूप में भगवान बुद्ध के जो है ये जो संतुलन का जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस कर रहे हैं आपको। ठीक है, कोई जो है अगर सांसद आया तो भी बहुत चिल्ला के आया, मतलब ठीक है आओ बैठो, थोड़ा पानी वानी पिला दो, ठीक क्या बात है बताओ, ठीक है कह दिया, नियम के अनुसार मैं जरूर करूंगा। नियम के अनुसार ही करना है आपको, मगर समझ आ रहा नहीं है बैलेंस। उससे मैं कह देता कि नहीं मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर क्या होता है? वो समझ आ रहा है ये? तो ये बौद्ध धर्म में सिखाता है एक अधिकारी को आपको दिमाग को संतुलित रख करके जो है संतुलित अपना जो है सर्विस डिलीवर कर रहे हैं। एक्चुअल में वो अति नहीं कर सकते ना ये एक्चुअल में प्रशासनिक अधिकारी का मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ये ढूंढना है एक्चुअल में वो। ये सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकते आप, सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये ऑब्जर्वेशन है आपका। ये हमें इस तरह की चीजों को ढूंढना है। ये समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ये ठीक है। तो ये सब बातें हैं। ये तो वैसे ही जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ये इसमें क्या बताया हूं मैं? बहुत सारी चीजें। एक मैंने क्या बताया इसमें, एक सेगमेंट में क्या ले रहा हूं यहां पर, एक मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, एक मैंने क्या ले रहा हूं वो क्या है? ठीक है, एक क्या है? महत्व, इंपॉर्टेंस। सबसे जो है कठिन प्रश्न यही होता है, किसी चीज का महत्व बताना। ठीक, और विरासत निकालना तो अगर एक बार में समझ में आ गया कि हेरिटेज निकालना कैसे है उससे हमें, अपना विरासत निकालना कैसे है, तो आसानी से बन जाएगा। प्रासंगिकता, ये अगर शब्द ही समझ में आ गया तो इससे बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये समझा रहे हैं? ठीक, और उसके बाद तुलना करना तो बहुत आसान है। एक ये हो गया, और उसके बाद फिर इसमें जो प्रश्न बनते हैं उसको थोड़ा और मैं ले लेता हूं। इसमें इसको मैं यहां बीच से ले रहा हूं मैं यहां पर, किसी भी चीज का जो है इसमें मूल्यांकन करना, किसी का भी जो है इसमें मूल्यांकन। ठीक है, अब किसी भी चीज का मूल्यांकन मतलब क्या हुआ कि इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए, इनके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यहां भी हो सकता है ये। ठीक है, इनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न ऐसे पूछते हैं ये, समझ रहे हैं? ये प्रश्न पूछने के तरीके यही है एक्चुअल में इनका। ये इनके साथ साथ जो सभी चीजों का ये सभी सभी के बारे में ये तो एक जो इतना जो आयाम, मगर ये सब जितने भी आयाम कह रहा हूं सब क्या है? बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये कठिन है एक्चुअल में। वो प्रश्न ये पूछेंगे, अगर मान लो प्रश्न पूछे गया है यूपीएससी जो प्रश्न, पीएससी के जो प्रश्न है हमारे उसमें पूछा गया है, देख रहा था आज ही क्वेश्चन को इसमें, तो उसमें देख रहा था, तो जैसे कि इसमें जो है वैदिक देवताओं की सामान्य विशेषताएं क्या है, एक प्रश्न पूछा है वैदिक देवताओं की जो है सामान्य विशेषताएं क्या है, तो बता देंगे वैदिक देवताओं की सामान्य विशेषता क्या है। नंबर 1 क्या है? वो प्रकृति की शक्ति को निरूपित करते हैं। ये पहली जो है उनका जो है क्या है? विशेषता है ये। दूसरी विशेषता और क्या है? ये वैदिक देवता जो है कुछ इस तरफ पृथ्वी में रहते हैं और कुछ उधर आकाश में और कुछ जो है अंतरिक्ष में निवास करते हैं। दूसरी विशेषता। वैसे 3-4 समझ में आ रहा कह रहा हूं मैं? ये इसलिए कह रहा हूं ये बहुत आसान है एक्चुअल में। अगर चीजें अगर समझ में आ रहा है आपको तो ये बहुत आसान है इन बातों को निकालना, इन बातों को निकालना। एक प्रश्न पूछा है, हाँ समस्या किस में आएगा? वैदिक संस्था विदथ का महत्व बताइए। विदथ क्या है? अब बता देंगे कि बुजुर्गों के एक प्राचीन सबसे वैदिक वेदकालीन जो है बुजुर्गों की सबसे प्राचीन सभा हुआ करता था, जिनका ऋग्वेद में जो है 272 बार इनका उल्लेख मिलता है, सबसे प्राचीन सबसे अधिक बार उल्लेख मिलता है संस्थाओं में। ये
ठीक है। अब इसमें जिसमें जो है लूटे हुए धन का वहां पर बंटवारा किया जाता था, ठीक, मगर अब इसका महत्व बताना है। ये क्या करता था ये नहीं बताना है, बताना क्या है इसमें, महत्व। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, वैसे एक और जो है प्रश्न पूछा इसमें, वरुण देवता का महत्व। वरुण देवता जानते हैं क्या है? अरे नहीं, वर्षा का देवता तो भगवान इंद्र है। जल्दबाजी में गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वरुण देवता का मतलब क्या है? वरुण देवता, ठीक है, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण दिमाग में यही आना चाहिए यार। ठीक है, सॉरी, अब मेरे दिमाग में जो आएगा कि प्रकृति में कोई चीज मुफ्त मिलता नहीं है, प्रकृति का दूसरा नियम है। ठीक है, प्रकृति का दूसरा नियम है कि प्रकृति में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलता है। ठीक, हाँ, तो मैं जो बता रहा था, अब वरुण देवता का जो महत्व बताना है हमें, तो वरुण देवता का महत्व कैसे बताएंगे? वरुण देवता के बारे में जानते हैं कि इसका जो है ऋग्वेद में 300 बार उल्लेख किया गया है। ये जो है ऋग्वेद में जो है 300 बार आना इस वरुण शब्द का, ये इसकी महत्ता को बताता है कि वैदिक कालीन लोगों के लिए वरुण देवता कितना महत्वपूर्ण थे। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्ता है पहली। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये? मतलब अगर एक शब्द याद है हमें कि इसका ऋग्वेद में कितने बार आया है, ज्यादा बार आया, ज्यादा महत्वपूर्ण। तो भाई के जिससे हम ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा बात करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर रात 24 घंटे जिससे हम ज्यादा बात करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई की समझ में आ रहा होगा ये? ठीक, ये तो वैसी जिनके बारे में ज्यादा लिखे हैं, जिसके में ज्यादा लिखे हैं, इसका मतलब उसके में ज्यादा सोचते भी होंगे, वो उस पर विचार करते रहे होंगे, तो वो क्या है, ज्यादा महत्व। ये वैदिक आर्यों की जो है जीवन में सर्वाधिक महत्व जो से प्रतीत होता है कि वरुण देवता का है। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण, वैदिक आर्यों का जो है, जो जीवन का जो मूल आधार है वहां प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन है, जिसका उसने जो है प्रकृति है, जिसके अनुरूप उन्होंने अपने जीवन को गढ़ा है, अपने जीवन को बनाया है। उनकी जीवन की पूरी गतिविधियां जो है, उनकी विचार, आचार, वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन, सब कुछ प्रकृति से ही संचालित है। प्रकृति से संचालित ही है, मीन्स वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही जो अपने जीवन को बना रखा है। उसके संचालक कौन है? वरुण। ये महत्व है। तो कुछ बातों को बस पिकअप करना है आपको। वो मैं तो कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये ऐसी बातों को लिखना है। तो अब देखो, ये सब चीजों को पूरे बहुत बड़ी मात्रा में हर देवता के बारे में लिखवाया नहीं जा सकता। ठीक है, और लिखवाएंगे तो फिर कितना लिखवाएंगे हम ये? तो आप अपनी जो है क्षमता को डेवलप कीजिए। ठीक है, मैं जितने बात पढ़ा रहा हूं, मैं उस पढ़ाने का सिर्फ इतना ही है कि तथ्यों को तो याद करना ही है, मगर तथ्यों को कैसे याद करना है वो आपकी समझ है। ये हम यही कर रहे हैं ना बेसिकली। और मैं चाह रहा हूं कि हम जो समझ रहे हैं तो उससे अपनी क्षमता बढ़े। मगर क्षमता कब बढ़ेगी? तब जब आप लोग और ज्यादा उस पर वर्क करोगे। हम तो वर्क कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं ये। ठीक है, तो चीजों को हल्के में ना ले, खुद को हल्के में ना ले, अपनी तैयारी को हल्के में ना ले। हम तैयारी अच्छे से करेंगे तो स्टेट सर्विस का टफेस्ट एग्जाम है स्टेट का हमारा। ये सबसे बड़ा एग्जाम तो है ना, पता है, सबसे बड़ा सर्विस भी है ये। ठीक है, और अभी जो है जो 6th के बाद 7th पे के बाद 8वें पे कमीशन भी संभावना बहुत ज्यादा है उसका। तो अब तो समझ में आ रहा होगा। मगर वो तृष्णा जानते हैं, भगवान बुद्ध ने कह रखा है दुख का सबसे मूल कारण क्या है? तृष्णा है। तो फिर भी हम भगवत गीता में ये भी जानते हैं, उसने कह रखा है कर्मंडे वादी का रास्ते भाई, और कर्म करना मेरा काम है, बाकी फल देने वाला तो कमीशन बैठा हुआ है। अब 8वां वेतन आयोग आए चाहे 9वां वेतन आयोग आए, हमें तो अपना काम कर ही लेना है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ये ठीक है। प्रश्न पूछे ऐसे हैं ये। ठीक, बाकी प्रश्न जो है, और इसमें बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ, वैदिक देवता के समान लक्षण है, वैदिक साहित्यिक स्रोत पूछा है, 100 शब्द में पूछा, 8 नंबर का प्रश्न पूछा है। वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोतों को उल्लेख कीजिए। उल्लेख करने का मतलब क्या बताना है आपको? वो पहले वेद के बारे में बताना है, वेद में क्या कहा गया है इसके बारे में बताना है। 100 वर्ड लिखना है ना।
फिर उसके बारे में वेद मतलब ऋग्वेद के बारे में बताना है, फिर सामवेद के बारे में, फिर यजुर, फिर अथर्व, फिर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, फिर उसमें अरण्य ग्रंथ के बारे में, फिर उपनिषद के बारे में, फिर स्मृति स्मृति तो बाद में आया, सूत्र ग्रंथ के बारे में, फिर उसमें महाकाव्य के बारे में जो बताया था मैंने ना, महाकाव्य थोड़ा सा पहले आ जाएगा, सॉरी 900 बीसी के आसपास में, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कौन सा आ जाएगा वो, उधर अष्टादश महापुराण और स्मृति, वो क्रम, तो क्रोनोलॉजी में बता दिए। 8 नंबर के प्रश्न है, ठीक ठाक मात्रा में लिखना है हमें ये, तो चीजों को बस क्रम में देखिए। एक्चुअल में जब भी कुछ बताएंगे तो प्रयास कीजिए क्रम बताएंगे। हम समाज की जब बात करेंगे तो उसमें क्रम, ज्यादातर चीजों को मैंने जो है क्रम में बताने का प्रयास किया है, और आपको अपने दिमाग को वैसे ही डेवलप करना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बता चुका हूं कई बार, इसमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है। दर्शन में, धर्म में मैंने बताया कि क्या क्या डिस्कस करना है, ये समाज में बताया मैंने क्या क्या डिस्कस करना है, राजनीति में बताया हूं मैंने क्या क्या डिस्कस करना है। यही जो है करीब करीब 20-30 वर्ड है, उसको ही पूरा मध्यकाल तक वही चलने वाला है, समझ रहे हैं? मध्यकाल तक वही चलने वाला है, और कुछ दूसरा नया उसमें होने वाला नहीं है। तो एक बार जो फ्रेम बन गया है, जानते हैं उस तरफ वैदिक लोगों ने भी अपना एक फ्रेम बना लिया, कौन सा, अपनी वैदिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का। उसी फ्रेम में उसी सांचे में सबको ढालने का प्रयास करता है। कौन लोग, वैदिक आर्य लोग, ब्राह्मण लोग आगे, यही तो है ना। ये संस्कार और आश्रम और बाकी वर्ण ये सब किसके बनाए हैं, किसके लिए है, वो अपने लिए। और अनार्य को आकर कहते हैं कि आप भी इसी में आकर के समाहित हो जाइए, यही हुआ ना फाइनली, ये इस तरह से ये, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, हमें थोड़ा सा समझना है एक्चुअल में। तो एक फ्रेम क्या मिल गया हमें, यही फ्रेम है ये। तो दिमाग को तैयार कीजिए इस पर। दिमाग को मतलब किसको तैयार करने की बात कर रहा हूं मैं, समाज के बारे में जब बात करना है, सामाजिक जीवन, जब राजनीतिक जीवन की बात करना है, तो मैं कौन कौन सी बातें कहनी है, बिल्कुल क्लियर कट 8-9 पॉइंट बता रखा हूं मैंने, भौगोलिक विस्तार से लेकर के जो इस तरफ आगे उनकी सैन्य संगठन और राज व्यवस्था और कर प्रशासन वहां तक अधिकारी कर्मचारी होते हुए, यही बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर बताया मैंने इसमें सब उसके आर्थिक, देखो राजनीति के बाद में दूसरा बातें हमें लिखना हो जब भी, और जब भी अगर कभी बताना हो आपको इंटरव्यू में भी, और किसी के बारे में जब बात करना हो, ऐसे में जब बात करना हो, तो सबसे पहले जब बात करेंगे तो उनके सामान्यतः आप राजनीति के बारे में बात करेंगे, कानून के बारे में बात करेंगे, संविधान के बारे में बात करेंगे, नीतियों के बारे में बात करेंगे, योजनाओं कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे, समझ में आ रहा है ये। उसके बाद फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, वहां जब भी होगा वहां आपकी इकोनॉमिक्स होंगी, वहां क्या होंगी, इकोनॉमिक्स होगी। मुझे मालूम है कि पूरे सब कुछ जो है डिराइव्ड होता है इकोनॉमी से, मगर उसके बावजूद आपको जो है सेकेंडरी में बात करना है इनके, राइट। इकोनॉमी जो है सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सब कुछ इकोनॉमी से डिराइव्ड होता है। जानते हैं अभी देखे 83,000 हमारा जो है सेंसेक्स चल रहा है, जिस वजह से भी हो, समझा रहे जो कह रहा हूं मैं ये। इनके साथ साथ बाकी और कई सारी चीजें हैं। भारत सरकार अभी जो है अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी देख रहे होंगे, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपके एग्जाम में जो है यही, एग्जाम के लिए ये आपका जो है बेसिक सोर्स है कि हर एक मिनिस्ट्री जो है क्या कर रहा है, 100 दिन में उसने क्या काम किया है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी नीतियां हैं, और उसने आगे क्या भविष्य का प्लान बना रखा है। छत्तीसगढ़ में सेम चीज लगभग होने वाला है ये, उसके अनुरूप देखिए इनको, वो हमारे लिए क्वेश्चन सोर्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे प्रारंभिक के और मुख्य परीक्षा के, यहीं से ये। तो उन बातों को जब ध्यान में रखेंगे तो फिर वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट करने वाला है ये, समझ रहा है। ये ग्रुप में भी डाला हूं मैंने, उसको देखिए, ठीक है। प्रेस रिलीज है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, उनको फायदा उठा सकते हैं ये। ऐसे और भी है, तो आप लोग भी थोड़ा ढूंढ कर प्रयास कीजिए, और उसमें ज्यादातर जो प्रेस रिलीज है उनको जरूर देखिए। भारत सरकार की उसमें नीतियां हैं, राइट। तो इस तरह से ये, तो फिर मैंने बताया क्या, राजनीतिक, फिर क्या है आर्थिक। अब अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो क्या है, वो सब बातें हैं ये। अब वहां तो मैंने डिस्कस कर चुका था कैसे कैसे अर्थव्यवस्था में क्या है, कृषि के बारे में क्या है, पशुपालन के बारे में क्या है, फिर आगे उसमें शिल्प कला और बाकी फिर मुद्रा और फिर नगरीकरण, और क्या उस बड़ा व्यापार वाणिज्य में हुआ, कितनी बातें तो है। ये मुख्य बातें कुछ ना कुछ लिख ही देंगे उसके बाद, फिर यही है ना वास्तविकता। और लिखना कितने हैं, अधिकतम 175 वर्ड है, बाकी तो 30 वर्ड है, 60 वर्ड है, वो बहुत आसान है एक्चुअली इतना लिखना। ये समस्या ये है कि उसमें शब्दों की कंगाली हो जाती है, शब्द आते नहीं है एग्जाम हाल में ये।
ठीक है, मैंने फील किया है हर बार ऐसा, मैं तो हर बार ऐसा सीखता हूँ और हर बार प्रयास करता हूँ कि मैं आगे जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हर एग्जाम में, हर पेपर में, मैं जब भी पेपर दिया हूँ तो हर बार मैं वही, और मैं बाद में रात में आकर डायरी में लिखता हूँ कि अब मैं आगे ऐसा गलती नहीं करूंगा। 5 डायरी भर गया मगर आज तक वही गलती दोहराता रहा, पर 5 अलग डायरी में। समझ में आ रहा है इसका मतलब ये? ठीक है, मगर वो डायरी में बस है, उसने भी नया नया डायरी बनाए हूँ और आप लोग दिए हैं वो वाला भी, और पुराना मेरे पास और रखा है उसके भी। ठीक है, तो उसमें कुछ नया लिखा जाए करके है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को फ्रेम समझिए, जो मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूं। मैं फिर समाज के बारे में बताया मैंने, तो समाज फिर क्या है, आज फिर बताऊंगा उसी को मैं। समाज का मतलब ये बातें डिस्कस करनी है। ठीक है, और उस समाज के बाद ये बातें डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर क्या है, उसमें क्या बताया मैंने, समाज के बाद क्या डिस्कस किया, उनका समाज, उनका क्या है, धर्म और दर्शन वाला सांस्कृतिक जीवन। तो उसमें क्या है, यही सब बातें हैं। अभी तो सिर्फ धर्म दर्शन वाला, आगे चल करके जो गाना बजाना और नाच गाना और मनोरंजन के साधन नाटक करना सब कुछ आ जाएगा। यही बातें है ना, ये कला, उनकी संस्कृति, यही सब जो है ये। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रखनी है ये। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा तैयारी को हम और ज्यादा मजबूत करें तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, अब इसमें जो है मैं कौन से डिस्कस कर रहा हूं, इसमें इस पूरी चीजों को डिस्कस करूंगा फटाफट करके है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पर जो है इनके महत्व। इनकी बात कर रहा हूं मैं, वैदिक सभ्यता का महत्व। इसका महत्व बताना है आपको। वो इसके महत्व बताने के लिए आपको जो है वर्तमान जो भारत है, इसके महत्व को बताने के लिए वर्तमान जो भारत है, ठीक है, वर्तमान जो भारत है उस भारत की जो है आपको समाज को, इस भारत की, किसकी, इस वैदिक सभ्यता का महत्व बताने के लिए वर्तमान भारत की सामाजिक, आर्थिक और नहीं, इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो तत्व है, किनकी, वर्तमान का अवलोकन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, इसको लिखिए मत, मैं लिखवाऊंगा अभी तो। और ठीक है, नहीं इसको लिखवाना नहीं, इसको लिखिए 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 आप लोगों, पर पहले समझते जाइए। ये मेन क्या है आपकी समझ, एक बार में आ जाएगा तो समझ बहुत आसान है ये। मतलब मैं एग्जैक्टली ये बात कर रहा हूं मैं कि ये जो भारत है, ये जो भारत है, इसको बहुत अच्छा नहीं बन पाया, मैं इसको थोड़ा सा फिर से कर लेता हूं, छोटा ही बना देता हूं। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो भारत है एक्चुअल में, इस भारत की जो है, इस भारत की जो वर्तमान जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो तत्व है, अगर ये बातें समझ में आ रहा है हमें, यहां के जो है लोगों का जो है समाज किस प्रकार का है, भारत की जो समाज है वो किस प्रकार का है, वर्तमान भारत की जो समाज का स्वरूप किस प्रकार की है, वर्तमान भारत में जो है उनकी लोगों की आर्थिक जीवन किस प्रकार की है, ये मैं ठीक से अगर समझ में आ रहा है, यहाँ की जो है राजनीतिक विचारधारा किस प्रकार की है, यहाँ की जो है समाज, यहाँ की जो है जो धार्मिक और जो दार्शनिक जो विचार है वो किस तरह का है, यहाँ के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा, उनमें परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके मूल्य, नैतिकता का स्तर, शिष्टता का स्तर
किस तरह का है, अगर हम ये बातें समझ में आ रहा है तो हम वैदिक सभ्यता का जो महत्व है या उनकी जो विरासत है उनको हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये? मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? वर्तमान जो भारत है, इस वर्तमान भारत के जो है जो स्वरूप है, हमें उनको ठीक प्रकार से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक, अब इस बात को पूरी ध्यान में रखिए आप, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। मैं इस भारत में जो है, इस भारत का जो है वर्तमान स्वरूप अगर देखें इस भारत का, तो इस भारत में अगर देखे तो एग्जैक्टली अगर इसे देखे तो फिर क्या है, ज्योग्राफिकली इनको मैं डिवाइड करता हूं। इनको मैं जो है, इसको अगर मेप लाना था मुझे, मेप में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूं और एक बार। हम्म, हम्म, ये सर्वे ऑफ इंडिया का ओरिजिनल मैप है एक्चुअल में, मालूम है ना? मैप बनाता कौन है इंडिया में? भारत सरकार का। भाई भारत सरकार का मैप बनाता कौन है? भारत सरकार के, या कोई भी मैप बनाना है ऑफिशियल तो कौन बनाता है? हैं? कौन बनाता है? ये तो लिखा है। हैं? क्या लिखा है? हाँ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। मैं इसको यहां बदल लेता हूं अब, तो ज्यादा तेजी से आप कल्पना कर पाए। तो ठीक है। अब इसको ऐसा समझिए आप, इनको वो, अब इनको ऐसे समझिए कि कोई भी जो है, कोई भी क्या हो रहा है, नहीं पता चल पा रहा है। ठीक, तो आप इनको थोड़ा सा ऐसा समझिए एक्चुअल में वो, कि ये जो पूरी भारत है, इस पूरे भारत का अगर दक्षिण क्षेत्र अगर देखें इसका, ये तो दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां की जो है जो सामाजिक व्यवस्था, उनकी जो मान्यताएं हैं, वो उत्तर की जो है सामाजिक जो सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं उससे बिल्कुल क्या है, इतर है, अलग है ये। मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी अगर देखेंगे मान लो, तो वहां पर भी थोड़ा सा बदलाव दिखता है। गंगा का जो मैदानी वाला क्षेत्र है इस तरफ, ये बिल्कुल ये अलग प्रकार की जो है अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को लिए हुए है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये जो मध्य क्षेत्र की जब बात करेंगे आप, मध्य क्षेत्र का विंध्याचल सतपुड़ा और ये जो पूरा जो मध्य क्षेत्र है, ये जो मध्य वाला क्षेत्र है, इनकी अपनी एक विशेषताएं है। ये इनकी समाज की बात करेंगे तो भी, इनके जो है जो आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो भी, उनके जो है जो मान्यताएं हैं धार्मिक और जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनकी भी, ये बीच वाले क्षेत्र का। और उसके बाद दक्षिण की जब बात करेंगे तो भी उनकी बिल्कुल ये अलग है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, भाषा की बात करेंगे तो भी सेम स्थिति है। उत्तर भारत की भाषा जो है, फिर मध्य भारत की जो भाषा है, और दक्षिण भारत की जो भाषा है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये जो बातें हुई है, अब इसमें जो है, अब हमें जो समझना है एक्चुअल में किनके बारे में, वैदिक युग के बारे में, वैदिक सभ्यता, या फिर वैदिक काल कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, वैदिक साहित्यिक ग्रंथों का महत्व क्या है ये भी कह सकते हैं। ये सबसे पहले बात, ये पर्टिकुलरली पहले बात करूं मैं, ये उत्तर भारत की, इसमें थोड़ा सा पीछे चल जाता हूं मैं, उत्तर भारत की अगर
ठीक है, उत्तर भारत मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? उस तरफ जो गंगा, यमुना और सिंधु का जो दोआब का जो क्षेत्र है ये, ठीक है। उत्तर भारत की अगर सामाजिक और जो सांस्कृतिक संरचना को अगर देखें, पर्टिकुलरली उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर भारत की अगर उनकी सामाजिक संरचना को जब देखेंगे तो अभी वर्तमान जो सामाजिक संरचना है उनकी, वर्तमान जो सामाजिक संरचना है उस सामाजिक संरचना में जो है, उस सामाजिक संरचना में जो है एक तरफ देखे होंगे स्वर्ण जाति के लोग ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, बाकी कुछ राजपूत कह रहे हैं तथाकथित स्वयं को, मतलब क्या है, क्षत्रिय के रूप में आज भी उनके जो है अस्तित्व में है। फिर कुछ क्या है, कई अलग अलग व्यापारी वर्ग, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। उनके बाद फिर सबसे निचली स्तर में जो है जो अनुसूचित जाति और बाकी जो है जो चीज जो है कहां पर है, दलित जाति संबंधित कहां पर, ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में, ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं ये, ठीक है। मतलब ये उत्तर भारत या फिर कह सकते हैं इस तरफ जो सिंध और यमुना और गंगा का जो दोआब का जो क्षेत्र है, जो दोआब का जो क्षेत्र है वहां की सामाजिक और जो सांस्कृतिक जीवन में अगर देखें या उनकी संरचना की पहले अगर बात करें, ठीक है, तो उनमें जो है देखने से ही प्रतीत होता है, या उनमें जो परंपराएं या उनकी मान्यताएं या उनका जो स्वरूप जो है उनमें जो है वैदिक सभ्यता का प्रत्यक्ष योगदान है, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तविक में है ऐसा। आज भी जो है गंगा यमुना और सरस्वती की जो है उसमें 3 समागम, इनकी बातें ये करते हैं, इनकी बातें ये करते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती है। समझ में आ रहा है? वो संगम की बात करते हैं ये, ठीक है। इनके साथ साथ जो है इनकी जो मान्यताएं, ठीक है, इनकी जो मान्यताएं, समाज की इनकी मान्यताएं, ये उनके देवताओं की मान्यता, जितनी भी देवताओं की जो बात करते हैं वो, ठीक है, जितनी भी देवताएं वैदिक जो जो परंपरा है उससे संबंधित, उसके ज्यादातर जो है या फिर अधिकतर जो है उनकी विरासत जो मिलती है, विरासत मतलब वो अभी वर्तमान में दिखता कहां पर है, उनकी लोगों की जीवन शैली में, वो सभी जगह भी, यहां तक कि उनके व्यवहारों में, उनके विचार में, उनके कार्यों में, उनके मूल्यों में, उनके नैतिकता के स्तर में, उनके रहन सहन में, वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ है उसमें जो वैदिक आर्यों के जो है जो जीवन शैली हुआ करता था और वह उनकी समाज हुआ करता था और उनकी जो है राजनीतिक जो पद्धति हुआ करता था या उनकी जो इस तरफ आर्थिक जीवन पद्धति हुआ करता था, उनकी सामाजिक और उनकी जो है धार्मिक और दार्शनिक जो विचार थे, आज भी जो है उत्तर भारत के जो है उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संरचना है आज भी उसमें बनी हुई है। ये उनकी पहली महत्ता। मगर ये केवल जो है उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। इस उत्तर भारत या फिर जो है पूर्व जो है सप्त सिंधु प्रदेश था, वहां से इनका पूरब की तरफ विस्तार हुआ और वहां से फिर जो है मध्य क्षेत्र से होते हुए वहां दक्षिण तक पहुंच गया और संपूर्ण भारत को जो है उन्होंने आर्यीकरण कर दिया। राइट। यही कारण है कि वर्तमान जो भारत है, वर्तमान भारत की जो समाज है और उनकी जो संस्कृति है, उनमें वैदिक जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो परंपरा का जो आधार था, जो मूल ढांचा था, ठीक है, आज भी जो वर्तमान जो भारत है उसकी उस समाज और संस्कृति का जो आधारभूत जो ढांचा है उसका वो हिस्सा है। किसमें किसमें? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर कहां तक? पूरब गंगा यमुना के मैदान तक, यहां तक कि जो है जो मध्य वाला क्षेत्र है हमारा विंध्याचल और सतपुड़ा का जो 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 अरण्यक प्रदेश है उसमें भी, छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए, राजिम से लेकर के जो है इस तरफ सिहावा और उधर सरगुजा सभी क्षेत्रों में, ठीक है, दक्षिण में भी जाएंगे तो भी जो है सेम स्थिति है। समझ में आ जो कह रहा हूं ये? तो ये एग्जैक्टली किसका महत्व है? ये
ये किसका महत्व है? ये कि वर्तमान समाज में इस प्रकार के जो है, वर्तमान संस्कृति में इस प्रकार से जो है गहरी पैठ किसकी बनी हुई है? वेदों की बनी हुई है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथों की बनी हुई है। पहली विशेषता, वर्तमान भारत की और संपूर्ण भारत की है। ठीक है, वर्तमान जो संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत की जो उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना का मूल आधार वो क्या है? वैदिक सभ्यता है। समझ आ रहा है? ये इनको बता सकते हैं उत्तर भारत में भी गंगा के, जिसे बोलते हैं ना, आदमी कहते हैं गंगा यमुना, जो तजभी गंगा यमुना जो है जो संस्कृति है, ठीक है, आज भी हमारे पास में है वहां पर। ये यही इस बेसिस पर कहता है ना, ये इनके बेसिस पर ये इनके साथ साथ अब मतलब क्या हुआ कि अब इसमें जो है मतलब मुख्य रूप से क्या हुआ कि इसमें जो है जो वैदिक संस्कृति का ही क्या हुआ है, प्रसार हुआ। तो उससे क्या है, उनकी जीवन शैली आज भी देखेंगे सबसे अधिक पंडित और ब्राह्मण और दान दक्षिणा यज्ञ हवन पूजा पस्त, जो भी हम गंगा क्यों जाते हैं बताओ? समझ में आ रहा है? कभी कल्पना की इस बात कही है? गंगा क्यों, गंगा में विसर्जन क्यों, अस्थियों का गंगा में ही विसर्जन क्यों? ज्यादातर बड़े जो है जितने भी वैदिक जो देवता है, उसके बाद के जो देवता है आर्यों और फिर हिंदुओं के, वो सब उत्तर भारत में ही क्यों? वैदिक आर्यों के, ब्राह्मण वाले की बात कर रहा हूं, वैष्णव वाले की बात कर रहा हूं मैं। ये समझा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह का ये ठीक पहली बात है हो गई है। उसके बाद फिर आगे जो है दूसरा बात आगे ले लूं, दूसरा महत्व इनका ये, ठीक है, इसमें जो है इसमें, ठीक है, इसमें जो है यहां तक समझ में आ गया। बेसिक बताया मैंने क्या है कि जो उत्तर भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का जो विकास हुआ प्रारंभिक, उन्हीं का विस्तार जो है ये दक्षिण मध्य क्षेत्र में हुआ, विंध्याचल प्रदेश वाले क्षेत्र, विंध्य सतपुरा प्रदेश में हुआ, और वहां से किस तरफ गया? दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की तरफ हालांकि प्रारंभिक स्तर में ले जाने वाले तो कुछ एक दो लोग ही रहे होंगे, ऋषि अगस्त जैसे, मगर उत्तरोत्तर काल तक और वर्तमान को अगर देखें तो दक्षिण भारत भी जो है वैदिक जो मान्यताएं हैं उससे अछूते नहीं है। रूप बदल गया है, देवताओं के नाम बदल दिए हैं, मगर हुआ तो वही ना। ठीक, पहली बात है हुआ। दूसरा, वैदिक आर्यों की एक बहुत अच्छी खासियत यहां रहा जो हड़प्पा के साथ में नहीं रहे। वैदिक आर्यों के जो है जब भारत में उनका आगमन हुआ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आगमन हुआ, तो हमने देखे कि वो अलग अलग समूह में आए, आपस में भी संघर्ष किए, और यहां जो मूल निवासी थे जिनको तथाकथित अनार्य कहते थे, उनके साथ भी वहां संघर्ष किए, उनके साथ भी वहां संघर्ष किए। मगर ये संघर्ष जो हुआ है ये बहुत प्रारंभ में हुआ, संघर्ष जो हुआ है बहुत प्रारंभ हुआ। हमने यहां भी देखे, यहां भी समझे कि 10 राज्य युद्ध में जो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, उस परुष्णी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध में जो है जो 10 संघ थे भरत वंश के जो है राजा सुदास के विरुद्ध में, यही थे ना बेसिकली ये। वो कौन थे? 5 आर्य और 5 अनार्य थे। इसका मतलब ये हुआ, और यहां तक कि जो है इसका मतलब ये हुआ कि आर्य और अनार्यों में एक गठबंधन बनना शुरू हो चुका था। संघर्ष के साथ साथ अब समन्वय होना शुरू हो चुका था। कई जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उनके मृदभांड के रूप में, मृदभांडों के रूप में उनके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। किनके? उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड उसी ग्रामीण बस्ती से मिल रहे हैं जिस बस्ती से जो है काले और लाल मृदभांड के मिले हैं।
काले और लाल मृदभान के जो साक्ष्य है वो अनार्यों का है, जबकि उत्तरी काली पलिसदार जो मृदभांड है वो किसके है? वैदिक आर्यों के है। इसका मतलब यहां भी हुआ कि एक साथ वो एक ही बस्ती में रहते हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक, तो ये एग्जैक्टली क्या है? एक एक जो है कोऑर्डिनेशन का, एक समन्वय का जो है उन्होंने एक जरिया अपना सीख रखा है, जिससे जो है, जिससे जो जो विरोधी है उनके साथ भी जो है बातचीत करके जो है अपनी बातें बना करके जो है, बनवा करके जो है वो, ठीक है, उनको भी साथ में लिया जा सकता है। जिनका बहुत अच्छा और सबसे जो अच्छा और सबसे सर्वोच्च प्रमाण जो मानते हैं कौन सा है? वो अथर्ववेद है, जिसमें जो है वैदिक मान्यताओं की बातें नहीं है, वैदिक आर्यों की बातें वो नहीं है, बल्कि बातें किसकी सुने? अनार्यों की है। उसमें तंत्र मंत्र है, उसमें चिकित्सा औषधि उनकी पद्धति है, शल्य क्रिया के बारे में है, जादू टोना तंत्र मंत्र, ठीक है, ये सब बातें उसमें है। किसमें? अथर्ववेद में। ये राइट, उनमें जो देवताओं की बातें हैं, उनमें जो जिस तरह के उनके स्वरूप बताए हैं, वो सब किसके हैं? अनार्यों के हैं। मतलब आर्यों ने अनार्यों की जो धार्मिक सामाजिक जो मान्यताएं हैं उनको यहां पर क्या है? स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आओ बैठे, साथ में बैठे। ये कहते हैं ना, ये वो कहते हैं ऐसे ही है कि आओ एक साथ आओ, एक साथ आओ, एक साथ सोचो, एक साथ विचार विमर्श करो, एक साथ आह्वान करो। इनकी वेदों में इसकी गूंज है। एक साथ आम सहमति बना करके एक ही प्रकार के विचार, एक ही प्रकार का जीवन, एक ही प्रकार की सोच, एक ही प्रकार का जो है अंतिम लक्ष्य बनाओ और उनको पाने के लिए प्रयास करो। वेदों में यही बातें हैं, बार बार इन चीजों का आह्वान करते हैं ये। ठीक, इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि इन्होंने जो है, जबकि हड़प्पा में क्या हुआ है? हड़प्पा का विनाश बड़ा कारण मानते हैं कि उन्होंने जो है स्थानीय अपने स्वरूप को बदल नहीं पाए, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं पाए। और जो जानते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थ्योरी है वर्तमान में भी, आधुनिक विज्ञान में भी, जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बदलेगा वो क्या है? समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। समझा रहे हैं? ये गौरैया अगर स्वयं का परिस्थितियों के अनुरूप नहीं बदलेगा, गौरैया समाप्त हो जाएगा, संख्या बहुत कम हो गई है उनकी। मालूम होगा ये? ठीक है, इस तरह से है। ठीक, ऐसे ही है। तो ये जो हड़प्पा ने वैसे नहीं किया, उन्होंने अपने आसपास के समकालीन जो है और जो संस्कृति था उनके साथ में उन्होंने समन्वय नहीं बनाया। जबकि वैदिक आर्य क्या कर रहा है? अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है उस तरफ जो संस्कृति हुआ करता था, कब्रगा, गंधार कब्रगा संस्कृति, उनके साथ में उसने अपना अंडरस्टैंडिंग बना लिया। उसके बाद भी इस तरफ जो है इधर ये कुटदीजी और आगे जो है आमरी नाला और क्या है कुल्ली नाला संस्कृति, उनसे भी सब कौन लोग है आगे उत्तर काल में, उत्तर हड़प्पाई चरण के कौन लोग है? ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोग, उनके साथ में उन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लिया। यही हुआ ना वैसे कह रही है। दक्षिण की तरफ भी महापाषाणिक संस्कृति थोड़ा बाद में आए हैं, मगर जो ज्यादातर जो नवपाषाणिक और जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों के साथ उन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेशन बना दिया। ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं एक ही बस्ते में। ये ज्यादातर वैदिक आर्य कौन है? पशुपालक है, मगर ज्यादातर जो है जो अनार्य कौन है? वो खेती करते हैं। वो क्या है? खेती करते हैं। शिल्पकारी उनकी अच्छी खासी विकसित है। ये शिल्पकारी उनकी अच्छी खासी विकसित है। आगे चलकर के वैदिक आर्य भी खेती करना खेती बाड़ी करना ठीक ठाक मात्रा में सीख गया, और पुरोहित लोग फिर आगे चल करके उनको जमीन वगैरह बहुत महत्वपूर्ण हो गए, और वही सब दान दक्षिणा करके फिर उन्होंने खेती बाड़ी का विस्तार भी किया। यही सब है ना। ये तो सबसे महत्वपूर्ण जो बताने के प्रयास कर रहा हूं इसमें कि ये जो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो सप्त सिंधु क्षेत्र में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था आर्यों का, आर्यों के मध्य और अनार्यों के मध्य, मतलब धीरे धीरे जो है उनका जब धीरे धीरे उत्तर वैदिक कालखंड में जब पूरब की तरफ उनका विस्तार हुआ, और वहां पर उसने नई प्रकार की संस्कृति देखी ही देखी है। कहां तक? मध्य गंगा के मैदान तक। और मध्य गंगा के मैदान के बाद जो निचला गंगा का मैदान, वहां तो ऑलरेडी जो है ताम्रपाषाणी संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण लोग रहते थे, जिन्होंने आगे चल करके जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया। उन्हीं क्षेत्रों में भी उनके अपने वैदिक मान्यताओं का विस्तार करना था।
ठीक है, किनके क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं? मगध और अंग के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये जो है वैदिक आर्य की पहुंच वहां तक नहीं था, उसके पहले की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल तक 600 बीसी तक अगर देखें तो मध्य गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है वहीं तक ही बस, यहीं तक ही बस उसने क्या किया है? आर्यीकरण किया है। ये जो क्षेत्र है इधर मगध और इधर अंग बिहार और पश्चिम बंगाल, यहां तक वो पहुंचे ही नहीं है 600 बीसी तक। मगर यहां तक उसने जो यहां जो पहुंचे, यहां जहां जो भी किए उन्होंने, मगर यहां पर क्या है? उन्होंने संघर्ष के साथ वहां समन्वय करना शुरू कर दिया है। किनके बीच में? किनके बीच में? जो आर्य है और जो अनार्य, दोनों के बीच जो है वहां समन्वय करके जो है साथ रहने की बातें वो सीख लिया है, जिससे जिससे जो वैदिक जो सांस्कृतिक परंपरा था वो, उसमें जो अनार्यों की जो है जो सांस्कृतिक या उनकी जो मान्यताएं थी, जो बातें थी, वो किससे मिलते चले गए? आर्यों में मिलते चले गए। और एक मिली जुली जो है संस्कृति, उत्तर पश्चिम में जो विशेषताएं थी आर्य प्लस अनार्यों की, पूरब की तरफ आए तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में भी जो विशेषताएं थी आर्यों की भी और उनके अनार्यों की भी, और यहां तक कि जो मध्य क्षेत्र में जब प्रवेश किए विंध्याचल और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में भी, यहां तक कि छत्तीसगढ़ के जो अरण्य क्षेत्र, जैसे बस्तर में जब गए, छत्तीसगढ़ में जब यहाँ पर सिहावा और बाकी जो जितने भी जानते हैं सब उसमें, और दक्षिण की तरफ जब गए तो इन सब के साथ में क्या हुआ फाइनली? ये उनकी हर एक चीजों में, यहां तक कि उनकी भाषा में, ये संस्कृत नहीं बोल पा रहे स्थानीय लोग, थोड़ा सा बदल कर लो, स्थानीय लोकल लैंग्वेज पर उसमें बदलाव करो, बदलाव करो। वो बदलाव आया, वैदिक संस्कृत से क्या आ गया? प्रथम प्राकृत आ गया। कौन सा? पाली। द्वितीय प्राकृत आ गया, ये नहीं चला तो ये चलाओ। समझा है? कौन सा आया? प्राकृत आ गया, द्वितीय प्राकृत कहते हैं हम ये। समझा रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, वही सेम स्थिति। अब ये सब कहां पर, इन सबका ही विस्तार मिला जुल रूप से कहां पर हुआ है? पूरे लगभग भारत में। तो भारत में एग्जैक्टली वर्तमान में जो है अगर देखें तो वैदिक संस्कृति का महत्व इस प्रकार का है, इन्होंने भारत में आर्य वैदिक जो संस्कृति का हिस्सा था, वैदिक जो मान्यताएं थी और जो अनार्यों की जो मान्यताएं थी, इन दोनों को उन दोनों को मिलाकर के उन्होंने जो है एक मिली जुली प्रकार की संस्कृति, जो वर्तमान भारत की जो है जो समेकित संस्कृति है, उनका मूल आधार है। वर्तमान छत्तीसगढ़ की समेकित संस्कृति है, उसमें भी क्या है? आर्यों की भी है और अनार्यों की भी है। हालांकि बाद में इसमें नए तत्वों का और नए उपादेयता का भी उसमें और जुड़ाव हुआ, मगर वो बाद में है। मगर अब तक जो है उनमें ये इनकी बहुत अच्छी खासी महत्ता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इन्होंने आर्य, वैदिक आर्य कह देता हूं इनको मैं, वैदिक आर्य और वैदिक आर्य और अनार्यों के संघर्ष से आगे समन्वय कर ना केवल उत्तर, बल्कि ना केवल उत्तर, मध्य, बल्कि दक्षिण भारत में एक समेकित संस्कृति को जन्म दिया, जो वर्तमान भारत की समेकित संस्कृति का, दिख रहे ना, मूल आधार है, इनका मूल आधार है। राइट? दूसरी बात है ये
सही बातें लगभग उसमें आ गई है, ये मिलीजुली है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये कुछ बातें समझ में नहीं आया क्या? वैदिक आर्य और अनार्यों के संघर्ष से आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया? समन्वय किया है। क्या है? समन्वय किया है। समन उल्टा हो गया है, स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको मैं फिर से कर देता हूं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन समझते हैं इनको ना, कोऑर्डिनेशन। अब ये तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जो बातें मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? बातें समझ में आ जा रहा है? ये आ रहा है ना? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बातें ऑनलाइन में जो बच्चे कौन कौन है मैं बात ही नहीं कर पाई हूँ आज तो। ठीक है, तमन्ना जो है, तमन्ना मैडम है, वेरी गुड मॉर्निंग, नहीं वेरी गुड इवनिंग है। और कौन? अमेजिंग थॉट। अच्छा, कौन सा थॉट है जिसको मैंने अमेजिंग, मैंने कुछ कभी नए कुछ बातें बताए नहीं है, फिर भी ठीक है। अब आप लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो क्योंकि आप लोग सोचते नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आगे ये हो गया, जल्दी कीजिए। दो बातें हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिर तीसरी बातें ले रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पर ये, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी रिलीवेंसी अगर देखें तो उससे भी ज्यादा है। ये तीसरी महत्व की जो बात करूंगा मैं, ये बढ़ू, हो गया, ठीक। तीसरी बातें कह रहा हूं मैं इसमें, ये वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, सिर्फ वैदिक आर्य, ये वैदिक आर्य लोग जो है उनकी अगर जीवन को अगर देखे, ऋग्वेद में ही अगर इनको जीवन को देखे या फिर उत्तर वैदिक कालखंड में जितने भी वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है उनको अगर देखे, ठीक है, तो प्रारंभ में जो है इनके पास में जीवन के लिए क्या है? अब हड़प्पा से उधर वो, अब वो कोई पशु, वो जो है पाषाण काल से कोई तुलना नहीं करेगा ना, वो जीवन आगे बढ़ चुकी है वहां से ये, ठीक है। तो ऋग्वेद काल में अगर उनके जीवन को अगर देखे तो किस प्रकार की है? पशुपालक है, पशुपालक है, यही है ना ये। मगर हाँ, अब तो ठीक ठाक वहां जो है, अब गायों को दूहता है, पालन करता है, ठीक है। इधर बाकी लोग जो है इधर क्या बोलते हैं, तांबे का प्रयोग करते हैं, ठीक ठाक मात्रा में खेती भी करते हैं, ये सब बातें हैं इसमें ये, ठीक है। मतलब अब ठीक ठाक, भले वो सभ्य अभी नहीं है, भले वो सभ्य अभी नहीं है, प्रारंभिक में कहाँ सभ्य है, वो तो बहुत बाद में हुए ना, धीरे धीरे करके ये लिखना पढ़ना तो जानते ही नहीं है, निर्णय पद्धति है। और एक सभ्यता के विकास के लिए तो सब मानते हैं कि लिखना पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, मगर यही एक अनिवार्य शर्त है, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो वैदिक जो धर्म है या जो वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ में जो हमें जानकारी मिलती है, सभ्यता या संस्कृति जो मिलती है, उनको हम सभ्यता नहीं कहते, मगर इनको हम सभ्यता कहते हैं। जबकि लिखना तो नहीं जानते, पढ़ना जानते हैं मगर लिखना नहीं, पढ़ना भी कहां जानते हैं, वो तो बस बोलना जानते हैं, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट था इनमें कि इनके जीवन को अगर हम देखें, थोड़ा गौर से अगर देखें, तो यहां जो है लगातार वहां जो है प्रारंभिक स्तर से क्या है, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए क्या है, उसने संघर्ष किया है, ठीक है। किससे? प्रकृति से। किससे? प्रकृति से। ये यही बातें है ना, ये उसने लगातार संघर्ष किया है, उनको समझ में नहीं आता, वो जानने के प्रयास करता है प्रकृति के बारे में ये, और प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करता है, जो जान लिया अच्छा, जान लिया वो ठीक है, और जो जान नहीं पाए, जो समझ नहीं पाए, वो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो क्या करेंगे? डरता है, मगर वो बिजली क्यों कड़कती है उनको समझ में नहीं आता है ये, मगर मालूम है कि हाँ, प्रकृति में जैसे कि इधर से कभी बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आया वो तो समझ में आ रहा है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ में अच्छा रस निकलते हैं, पीने से जो है रात को मस्त हो जाते हैं, ये भी समझता है। सोम देवता है उसके वनस्पति के अलग से, ये सोमरस पान करने वाले देवता तो जानते ही है, समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं ये, तो ये सब बातें वो समझते हैं, ये यही बातें है ना एक्चुअल में वो, ठीक है। वो प्रकृति के बहुत बेसिक जो नियम की बात करते हैं, वो इतनी बातें भी समझ में आ गया उनको वो,
वो बातें उनको समझ में आ गया है। कुछ है जो निश्चित एक अवधि में जो है क्या करता है, वो आके प्रकाश दे जाता है। ठीक है, आके प्रकाश दे जाता है। कुछ तो ऐसा है जो कभी कभी आके बहुत तपा तपा भी देता है, और कुछ तो ऐसा है जो कभी कभी आकर बहुत शीतलता भी देता है। यही है ना एक्चुअल में ये। ठीक है, तो क्या बातें कह रहा था मैं? सोमपान करने वाले हैं ये। ठीक है, मतलब ये कह रहा था एक्चुअल में कि इन्होंने जो है अपने जीवन को जीवन का जब उन्होंने प्रारंभ किया, तो वो ज्यादा जो है सानिध्य में रहे हैं। किसके? प्रकृति के सानिध्य में रहे हैं। प्रकृति के सानिध्य में रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रकृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास किया, और जाना भी उसने। ये प्रकृति के बारे में ज्यादा कुछ उसने जाना। यहां समझा कि प्रकृति बहुत ही क्या है, शक्तिशाली है। उनकी शक्ति के कई अलग अलग स्वरूप है, ये तो जाना उन्होंने। प्रकृति के लिए नियम, उसकी प्रकृति की निश्चित एक उनकी व्यवस्था है, ये समझा उन्होंने। उन्हीं शक्तियों को वो जो कुछ समझ में आ गया, उसको तो अपने धीरे धीरे प्रयास किए उसके अनुरूप ढलने का प्रयास किए। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, मगर जो बातें उनको समझ में नहीं आया, क्या बात उनको समझ में नहीं आया? वर्षा क्यों होता है, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है। ऋतु मालूम है उनको, वो ऐसा होता है मालूम है, मगर क्यों होता है ये नहीं मालूम है। कौन करता है ये नहीं मालूम है, ये कब करता है ये नहीं मालूम है। ये वर्षा जो है मालूम है, बारिश होता है, देखते हैं ये, मगर वर्षा जो है कौन कराता है ये नहीं पता। वर्षा कौन कराता है उनको ये नहीं पता है। बिजलियां जो है क्यों कड़कती है उनको ये नहीं पता है। बादल बनते कैसे हैं और उसको कौन ऐसा बनाता है, कौन उसमें निवास करता है, ये वो बादल गरजते क्यों है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, ऐसी काफी सारी चीजें हैं। कैसे जो है अचानक से जो है बड़ी जो है जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं जलकर समाप्त हो जाते हैं। कौन जलाया, क्यों जलाया, नहीं समझ में आता है। ये बुद्धि का विकास तो हुआ है, मगर फिर भी इन बातों की जो है उनके पास में कोई जवाब नहीं है। मगर बहुत अच्छी खासियत वैदिक आर्यों की क्या रही है, खाली पीली काफी लंबा समय है। बांसुरी बजाना है, ऋग्वेद में कई बार उल्लेख मिला है, गैया चराते चराते बांसुरी का बहुत अच्छा बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग, बांसुरी का जो है बहुत कई बार ऋग्वेद में उल्लेख आया है। और बांसुरी क्यों? टाइम पास करना है, गैया चराते हुए उनको, समझा रहे ना ये? इसके बाद भी उनके पास में पर्याप्त समय है सोचने के लिए। ठीक है, तो सोचने के काम भी सभी लोगों ने किए होंगे ऐसा नहीं है। सोचने के लिए तो थोड़ा फ्री भी टाइम मिले होंगे तभी तो करेंगे ना। आप लोग जैसे सोच नहीं पाते हैं, कारण बिल्कुल दिमाग में थोड़ा भी समय एक्स्ट्रा नहीं है, थोड़ा भी समय नहीं बचते हैं, इसलिए हम सोच नहीं पाते हैं। दिन भर या तो कुछ खाते पीते रहेंगे, नहीं तो कुछ बातें सुनते रहेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर कुछ पढ़ते लिखते रहेंगे, बाकी कुछ बातें करेंगे, फिर उसके बाद में दिमाग चल ही रहा है, फिर वही करते करते रात को सो गए तो भी दिमाग चल रहा है। कल मुझे यहाँ इससे बात करना है, इससे बात करना है, यही बात है ना मुख्यतः। ये दिमाग को कभी जो है हमने सोचने के लिए दिया नहीं। एक बार सोच के देखिए अपने बारे में थोड़ा सा, ठीक है, तो ज्यादा मजा आता है वो। हाँ, सोचेंगे तो याद नहीं आएगा। वस्तुतः ये है, मैं क्या पढ़ाया हूँ आज, एक बार घर में रात को जाकर सोच के देखिए आप कि मैंने पूरी क्लास में जो है 1.5-2 घंटा क्लास में मैंने एग्जैक्टली क्या क्या बातें कही है। एक बार सोचिए तो समझ में आ जाएगा कि आपका दिमाग का स्तर कहां पर है, सोचने के स्तर में है।
ठीक है, मगर हाँ इन्होंने सोचना बहुत प्रारंभ किया। ठीक है, और सोचा क्या, यही सब बातें किसके बारे में, प्रकृति के बारे में ये। ठीक है, प्रकृति के बारे में सोचा उन्होंने, तब उनको समझ में आया कि भाई बाकी बहुत सारी चीजें तो है, मगर फिर भी क्या है, बहुत ही दुखमय हो रहा है। वही है ना ये। ठीक है, मगर दुख तो है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा है उनको, मगर फिर भी उसने बहुत अच्छी खासियत रही वैदिक आर्यों की, जो इस वैदिक सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण देन या उनका महत्व मानते हैं कि उन्होंने बहुत संघर्ष जो है, लगातार प्रयास किए। वहां जो है वो तो घोर निराशा है, उसके बाद भी वो लगातार जो है आशा आशा के माध्यम से एक निश्चित कुछ न कुछ हमें प्राप्त होगा, इसके लगातार क्या है वो संघर्ष करते रहे। और जो बातें प्रकृति को उनको समझ में नहीं आ रही है, उनको क्या मान लिया उसने, एक शक्ति मान लिया प्रकृति का, और उनको उन शक्तियों को उन्होंने अपने जैसे जो है शरीर वाले किसी जो है व्यक्तित्व में आरोपण कर दिया। पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था, निराशा में डूबे हुए थे कि क्या करे और क्या ना करे, मगर वहां से जो है उसने क्या लेके आया, एक नया जो स्वरूप लेके आ गया, नया क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, देवता क्रिएट किया। ठीक है, अब वो देवता जो है, प्राकृतिक शक्ति उसमें समाहित है, वो उनकी हम अर्चना करेंगे, क्या अर्चना नहीं, क्या बोलते हैं, उनको स्तुति करेंगे और उनके प्रसन्न करने के लिए यज्ञ और बलि देंगे। तो क्या है, उनको खुशी मिलेगी, उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी। कहां पर, इसी लोक में, किसी और लोक की बातें नहीं। ठीक, ये जो है किसकी देन है, ये किसकी देन है, ये वैदिक सभ्यता की देन है, जिसमें जो है उस निराशा से ये उसने कैसे जो है एक आशा की तरफ, और साथ में वहां पर स्वयं को कैसे उसने प्रगति के रास्ते पर लाया। क्योंकि इसके पहले की सभ्यता का हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, उनकी निरंतरता का हमें कोई पूर्वाभास नहीं होता है वर्तमान में। जबकि वैदिक जो मान्यताएं हैं, उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और दार्शनिक विचार है, आज भी जीवंत बना हुआ है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये वो इतने जो है, मतलब उस कठिन परिस्थितियों से जो है स्वयं को निकालते हुए उन्होंने जो है एक आशा की किरण के रूप में देखा, और वहां से उन्होंने अपनी प्रगति करना शुरू किया। राइट, और लगातार वो प्रगति, प्रगति मतलब प्रोग्रेस, इंसेंस क्या है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस और मतलब प्रगति, और प्रगति से वहां जो है लगातार अपना विस्तार भी किया। जानते हैं उत्तर वैदिक कालखंड में, और उसके बाद 600 बीसी, और उसके बाद तो जानते हैं कि पूरे भारत में जो है वैदिक आर्यों का विस्तार, उनके साहित्यिक ग्रंथों का विस्तार, अब तो ना केवल वैदिक भारत, ना केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वैदिक आर्यों का विस्तार, या फिर वैदिक परंपराओं का विस्तार, जो भारत के संस्कृति के रूप में है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये इस तरह से। ये तो तीसरी बात इसमें क्या है कि यहां जो है उस घोर निराशा के या फिर कष्टकारी जीवन के साथ, कष्टकारी जीवन से, कष्टकारी जीवन से मुक्ति के, कष्टकारी जीवन से नहीं, इसको मुक्ति नहीं कहा जाए, जीवन से सुख, और कैसा सुख, भौतिक सुख की खोज, उनकी खोज प्राप्ति का प्रयास, वहां से फिर वहां जो है उनकी प्रगति। ठीक, तो ये कैसे लेके आया, प्राप्तिक प्रयास मतलब किस तरफ, उनको क्या है, उस इस निराशा से, इस निराशा से जो है किस तरफ, एक आशावादी दृष्टिकोण। ठीक, जिसमें क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं की
खोज से ये प्रारंभ हुआ। इसका मतलब क्या है? ये यही लौकिक, इसी जीवन को जो है सुख और समृद्धि के स्तर तक ले जाने की वो बात करते हैं। यही बातें है ना, ठीक। मगर इनके साथ साथ ये केवल यहीं तक नहीं रुके, ये केवल यहीं तक नहीं रुके हैं, ये यहां से आगे बढ़ करके, यहां से, ये तो भौतिक सुख हुआ ना, एग्जैक्टली क्या है, ये भौतिक सुख है। मगर भौतिक सुख से आगे बढ़ करके जो है उन्होंने जो है आध्यात्मिक सुख तक पहुंचने का विचार ये भारत को किसने दिया? यही सबसे प्रारंभ में। क्योंकि इसके बाद जो है, चाहे हम बौद्ध धर्म में कितनी ही बात कर ले, चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है, मगर सबसे पहले जो है इसी जीवन में दुखों से मुक्ता, दुख से इसी लोक में सुख की प्राप्ति का प्रयास सबसे पहले किसने किया? वैदिक आर्यों ने किया। ये इसकी महत्ता है, ये उनकी महत्व है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये ठीक, पहली बातें हो गई ये, ठीक है। इसके बाद फिर ये, अब यही कारण है कि वैदिक आर्य को, पुराने जो वैदिक आर्य थे, ऋग्वेद काल की बात कर रहा हूं मैं, ये कि उसमें सब कुछ अच्छा हुआ करता था, ऐसी मानते हैं ना। पूर्व वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल भी नहीं, पूर्व वैदिक काल में सब कुछ अच्छा हुआ करता था, सब कुछ समतावादी हुआ करता, समतावादी थे। वो समस्या क्या है? पशुपालक है, थोड़ा सा जनजातीय स्वरूप है, उनका कबीलाई स्वरूप है ये, ठीक है। मगर समानता के तत्व है उसमें ये। इसीलिए समाज में समानता का लाना है तो किस प्रकार की समानता? जैसे पूर्व वैदिक काल में, जैसे वेदों में बता रखा है ऐसे। इसीलिए जो है 19वीं शताब्दी में जो है जब सामाजिक सुधार आंदोलन हुए तो कई सुधारकर्ता जो है वेदों से जो है प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं वेदों की ओर लौट चलो। राष्ट्रीय आंदोलन को जो है गति देने में एक भूमिका जो है हमारे अतीत का दी है, जिसने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया। उनमें वैदिक मान्यताएं कोई कम, वैदिक साहित्यिक ग्रंथ या वैदिक जो मान्यताएं हैं वो कोई कम नहीं है। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं? ये इस तरह से ये तीसरी बात मैंने बताया कौन सा, कि ये जो है कष्टकारी जीवन, उस निराशा से जो है वहां जो है सुख की प्राप्ति की ओर के मतलब प्रयास, आशा की ओर, जो इसी जीवन में, इसी जीवन मतलब इसी लोक में पहले सुख की बात, फिर बाकी परलोक में भी कैसा सुख, उसकी बात कहते हैं। ये आज भी वर्तमान में ये बना हुआ है, आज भी वर्तमान में क्या है, हमारे जीवन का ये मूल हिस्सा है। क्लियर है? तक ये समझ में आ रहा है जो बातें कह रहा हूं मैं? ये ठीक। चौथा नंबर है ये, चौथे नंबर में ये, चौथे नंबर में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो उधर के बताया मैंने वो तो सभी इंपॉर्टेंट ही है, और इंपॉर्टेंट ही बताता हूं मैं, तो ठीक है। तो ये भी है इसमें। भारत की जो है, वर्तमान भारत की जब भी बात, क्योंकि अगर इतिहास भूगोल वर्तमान इतिहास को अगर समझना है ना, तो वर्तमान समाज को थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए आप। ऑब्जर्वेशन का तरीका मैंने कई बार बोल चुका हूं मैं। ऑब्जर्वेशन मतलब उनको देखना, ऑब्जर्वेशन ठीक तरह से अवलोकन करना। क्या है ऑब्जर्वेशन? तो क्या है? अवलोकन करना। अवलोकन करने का मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे पिछले बार यहाँ पर जब थे हम लोग, उस समय उस दिन संडे के दिन नहीं, संडे के दिन था, टेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे और सैटरडे को झांकी निकला हुआ था। मुझे पता नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था यहाँ पर, मगर हम लोग उस टेस्ट सीरीज में रख दिए थे। उस दिन टेस्ट है ये, ठीक है। एक भी बच्चे नहीं आए, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बाद में पता चला कि झांकी और अगले दिन में क्या है, वो मार और पीट होता है। और लोग मारपीट क्यों करते हैं पता चला, तो मतलब कि लोग शराब पी करके जो है ऐसे करते हैं।
कानून व्यवस्था जो है सुरक्षित नहीं रह पाता, तो समस्या है। तो इस बार सरकार ने क्या समस्या का समाधान ढूंढा? कानून व्यवस्था को हम संभाल नहीं पा रहे हैं तो शराब और वो झांकी और डीजे ही बंद करवा दो। कहां ना रहेगी बांस और ना रहेगी बांसुरी। कमियां किसकी है? कमियां किसकी है? समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ना ये? हाँ, ठीक इस तरह से ये तो इस तरह की स्थिति है ये। तो वर्तमान समाज का जो है, वर्तमान भारत का, उसको ऐसा कहा जाए, ठीक है, वर्तमान जो भारत है। अब वर्तमान भारत की जब बात करो तो उसमें थोड़ा कल्पना करना है। वर्तमान भारत, अब वर्तमान भारत में जो है आप यही बस कल्पना कर लीजिए, यही भारत है। चलिए ठीक, अब इस भारत के बारे में आप जितनी चाहे बातें कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कल्पना कर रहे हैं? पहले आप कल्पना कीजिए इसकी राजनीति के बारे में। आप पहले इनकी कल्पना कीजिए इनकी राजनीति के बारे में। अब राजनीति के मतलब में जो है केवल उसकी बस नीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें पूरी चलो राजनीतिक व्यवस्था की बात करता हूं। पूरा मैं राजनीतिक व्यवस्था और शासन तथा प्रशासन, अब ये पूरी बातें हैं। यही हुआ ना एक्चुअल में वो, ठीक। ये वर्तमान हो गया। चलो दूसरी बातें जो है इसमें अगर मैं साथ में ले लूं इसकी आर्थिक जीवन, पूरी आर्थिक जीवन की बात कर दूं। अब वो सब बातें ले लिया मैंने। वर्तमान सामाजिक जीवन, पूरी बातें ले लिया है इसमें। वर्तमान जो है सांस्कृतिक जीवन, अब इनको जो है वैदिक सभ्यता से आप तुलना कीजिए। वर्तमान जो है भारत की जो राजनीतिक, वर्तमान भारत की जो राजनीतिक और जो सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक जो संरचना है वर्तमान में हमारी है, अगर हम राजनीति की बात करेंगे तो भी, जैसे कि ये वर्तमान भारत में जो है क्या है, एक तंत्र है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही जो है सरकार बनाती है। यही बातें हैं मूल रूप से ये, ठीक है। मतलब कैसा है, प्रतिनिधि मूलक सरकार की व्यवस्था है ये। आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, बहुमत का जो है शासन चलता है ये। यही बातें हैं ये, ठीक। ये वर्तमान स्थिति है, ठीक है। मगर साथ में कभी कभी हम ये भी देखे होंगे राजनीतिक गलियारों में अक्सर सुनते मिलते हैं कि इसमें एक भाई भतीजावाद चलता है, एक परिवार का जो है शासन है, चल रहा है, समझ रहा है ये। तो एक परिवार का शासन मतलब उनको समझ लीजिए। अब थोड़ा समझने के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम कुलीनवाद समझ लीजिए। प्रतिनिधि मूलक है मगर साथ में कई जगहों पर ऐसा प्रतीत होता है, कई बार से प्रतीत हो जाता है ये, ठीक है। एक ये, मगर कम से कम जो इसमें आम सहमति है। न्याय की अपनी व्यवस्था है। कितनी व्यवस्था है यहां पर? एक व्यवस्था एसडीएम का, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, फिर जिला वाला दूसरी व्यवस्था, फिर तीसरी व्यवस्था कौन सा, उच्च का, फिर उच्चतम का, चार व्यवस्था, फिर राष्ट्रपति के पास 5 अधिकरण है न्याय के लिए, राइट, ठीक है। वैदिक ऋग्वेद में पर्टिकुलरली ये, ठीक है, ये उत्तर वैदिक कालखंड में भी, या फिर उसके बाद भी जानते हैं कि जन समूह आधारित जो है जन हुआ करता था, जिनके प्रमुख जो है जनस्य गोपा, गोप हुआ करते थे ये। उसके बाद फिर दूसरी छोटी इकाई के रूप में जो है विश्व हुआ करता था, वहां भी लोगों का समूह हुआ था, वो क्षेत्र आधारित व्यवस्था नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर जानते हैं उसमें ग्रामीण हुआ, ग्राम हुआ करता था, जानते हैं ऑलरेडी ये, ठीक है। फिर साथ में कुल, ये सब क्या है, संस्थाएं हैं ये। इसमें जानते हैं कि प्राचीन संस्था हुआ करता था विदत, अस्तित्व में नहीं है। सभा और समिति भी हुआ करता था, जानते हैं ऑलरेडी ये। सभा और समिति दोनों का हम काम भी जानते हैं। वो क्या है, राजा पर नियंत्रण रखते थे, उनके लिए नियम बनाते थे ये। सभा जो है छोटी कुलीन प्रमुख लोगों का समूह था,
ठीक है। अब उनको ऐसा कल्पना कीजिए, सभा और समिति और एक क्या है, राजा। अब हालांकि वर्तमान भारत में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र तो है। जैसे कि उसमें जो गण में जो है, गण में जो है आम सहमति से अपने प्रतिनिधि भेज के चुनते थे। प्रारंभिक स्तर पर राजा जो बनता है, जनस्य जो राजन्य है, वो भी कैसे, आम सहमति से आपस में निर्णय लेकर उनको चुनते हैं। वो जो राजन्य है वो प्रत्येक जो समिति में प्रत्येक सदस्य है उससे वो बंधे हुए हैं। राजा पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका है, उस समिति का है, उस समिति का है। जो समिति निर्णय करेगा उसके अनुसार राजा काम करेगा। राजा की सहायता के लिए जो है कौन है, सभा है। राजा की सहायता के लिए क्या है, सभा। इनके साथ साथ उनमें अधिकारी और कर्मचारी है, राइट, उसमें अधिकारी और कर्मचारी है। उत्तर वैदिक कालखंड में अगर देखें तो उसमें जो है और संस्थाओं का बहुत अच्छा प्रकार से अच्छा खासा विकास हो गया। क्षेत्र आधारित राज्य बन गए, जनपद बन गए। जनपद में जो है सभा और समिति है, राजा, सभा और समिति। सभा और हालांकि अब थोड़ा सा कमजोर हो गए मगर वो अस्तित्व में है। मगर दूसरी तरफ और डेवलपमेंट जो हुआ, वहां क्या था, गण हुआ करता था। वहां क्या था, गण। और गणतंत्र, वहां क्या हुआ करता था, गणतंत्र हुआ। गणतंत्र में फिर कई प्रकार के गणतंत्र आगे उत्तर काल में, छठी सदी से पूर्व में 10 गणतंत्र प्रमुख, 10 गणतंत्र, मौर्य, मल्ल, लिच्छवी, वैशाली, ये सब जितने भी गणतंत्र बहुत महत्वपूर्ण गणतंत्र हो गए, जहां की अपनी न्याय की व्यवस्था, जैसे कि वैशाली, वो लगभग उसी प्रकार के स्वरूप में कह सकते हैं जैसे कि वर्तमान में प्रतिनिधिमूलक संस्था होता है। वर्तमान में जैसे जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था है भारत में, लगभग उसी प्रकार की व्यवस्था, लगभग उसी प्रकार की, मगर वैसा नहीं। क्या हुआ करता था, क्या हुआ करता था, गणतंत्र हुआ करता था। गण जिसके प्रमुख गणपति हुआ करते थे, वैशाली, मौर्य, मल्ल, ये सब क्या है, प्राचीन गणतंत्र। ये ठीक, ये तो मैंने राजनीति की बताया। इसमें उत्तर वैदिक काल में जो है हमने 10 रत्नीक की बात किए थे, 10 या 12 रत्नीक की बात किए थे। 12 रत्नीक तो कौन है, अधिकारी वर्ग है, सन्निहारता है, देखिए उसमें ये, ठीक है, संध्यात्रा है उसमें से, ये वो कई अधिकारी है और साथ में क्या है, कर्मचारी। पुरोहित है, राजा को सलाह देता है, संस्थक रूप में है ना, ये उनके अधिकारी और कर्मचारी है। अब ये जो है मनमाना नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है, एक नियम है, व्यवस्था है उनके पास में, ये उसके अनुरूप वहां राजा काम करता है। ये समझा रहा जो कह रहा हूं मैं, ये तो हुई राजनीतिक की बात है। ये उसके बाद अगर इनकी समाज की अगर बात करें, इनकी समाज की अगर बात करें, समाज में क्या है इनके, हालांकि प्रारंभिक जो है वैदिक कालखंड में जो है गोत्र की व्यवस्था नहीं, मगर उत्तर वैदिक कालखंड और उत्तरोत्तर काल में जो है व्यवस्था किसकी स्थापित हुआ, गोत्र का, गोत्र आधारित समाज की व्यवस्था। प्रारंभिक स्तर में जो है हालांकि जो है वर्ण का अर्थ रंग के रूप में था, उत्तरोत्तर काल में वर्ण का अर्थ जो है पेशे से जुड़ गया और उसके बाद फिर आधार बन गया, तो क्या है, जन्म। और वर्ण व्यवस्था वर्तमान में है किस न किस रूप में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक, ये दृश्य नहीं तो कम से कम अदृश्य रूप में किसी न किसी रूप में भारत के कहीं न कहीं अभी वर्तमान में अस्तित्व में है। ठीक, हालांकि जो है अब वर्तमान भारत के संविधान में उनकी कोई मान्यता नहीं है इस तरह के समाज के विभाजन का। समझ जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। इनके साथ साथ वर्तमान में जो है भारत की जो समाज है, उस समाज में जो है दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, उनका जो संरचना है, उनका जो स्वरूप, उस संरचना में जो है जो संबंधों को आधार देता है, समाज में जो लोगों के बीच जो संबंधों को जो आधार देता है, उनका मूल हमें कहां मिलता है, वैदिक साहित्यिक ग्रंथों में। ठीक, ये पिता है, ये मां है, ठीक, ये भाई है, ये पुत्र है, ये पुत्री है। पुत्र ज्यादा महत्वपूर्ण, पुत्री कम महत्वपूर्ण। ठीक, परिवार है, परिवार कैसे, परिवार में मुखिया कौन,
उसमें उनकी क्या भूमिका है, ठीक है। मां उनकी परिवार में मुखिया उनकी क्या भूमिका, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कम महत्वपूर्ण, समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। इनके बाद आगे संस्कार की जब बात करें, ठीक है, तो संस्कार वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में तो संस्कार की बातें नहीं है, मगर उत्तर वैदिक कालखंड में वैदिक साहित्यिक ग्रंथ में जो है क्या है, जैमिनी जी नहीं 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 संस्कार क्या है, 16 संस्कार है ये। यहां तक कि श्रृंगार की जो व्यवस्था है, एक वैदिक और उसके बाद उत्तर वैदिक कालखंड में ही जो है संस्कार के साथ साथ क्या है, श्रृंगार, कौन सा 16 श्रृंगार, ये व्यवस्था कहां से आया है, वैदिक मान्यताओं से ही है। इनके साथ साथ आगे अगर इसमें देखें हम, ठीक है, आगे हम इसमें देखें कि जो जीवन को अनुशासित बनाए रखने के लिए, जीवन और साथ में समाज और व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, जीवन को उसने पूरा बिल्कुल व्यवस्थित बना दिया। कैसे, उपनयन संस्कार के बाद वहां जो है विद्या आरंभ संस्कार प्रारंभ होगा, विद्या आरंभ संस्कार प्रारंभ होगा, राइट। और वहां घर से निकल करके पिता के साथ कहां जाएगा, गुरु के पास जाएगा और शिक्षा लेगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये। तो प्रारंभिक पहले माता के द्वारा शिक्षा, फिर पिता के द्वारा शिक्षा, फिर आसपास सगे संबंधी उससे शिक्षा, फिर शिक्षा किससे, गुरु के पास। सब कुछ शिक्षा दीक्षा पूरा हो जाएगा, इनका अक्षर ज्ञान देंगे, फिर वेदों का ज्ञान देंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद का ज्ञान मुझे पूरा होगा, तब अपना जो है वो कमंडल और इस तरफ जो दंड जो पकड़ा रहता है उनको नदी में जाकर विसर्जन करके आएगा, तब अनुमति से वो जो क्या दान दक्षिणा देकर कहां जाएगा, वापस पिता के पास जाएगा। और वहां पर फिर जो है नई आश्रम में प्रवेश करने के लिए एक संस्कार, विवाह संस्कार, समझ में आ रहा है। फिर गृहस्थ, तो फिर क्या है, खुद अपना और पूरे परिवार का वहां दायित्व संभालेगा, समाज के प्रति जो दायित्व है उनको वहां निर्वहन करेगा। इन सबसे लिप्त होने के बाद कहां पहुंचा, बहुत हो गया समाज और धर्म, समाज की बातें अब समझ में आ गए, अब थोड़ा सा समझ गए कि यज्ञ हवन करने और वो तो ठीक है ही, मगर अब नहीं, हमें खुद को जो है शांति चाहिए, खुद को जो है सिद्धि चाहिए, जो किससे मिलेगा, यज्ञ हवन से कुछ खास करके देखा मगर नहीं, तो तप करना शुरू कर दिया, विचार विमर्श रहस्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और वहां जंगल में चले गए, तब वहां से जो है अरण्य की प्रक्रिया शुरुआत हुआ, और वहां फिर जो है अंतिम सत्य की खोज में निकल गए। आज भी जो है कई लोग, तो आज वर्तमान जो भारत की जो है समाज में वैदिक परंपराओं की कितनी गहरी पैठ है, यहां तक कि जो है राजनीति में, राजनीतिक संस्थाएं वर्तमान में जितनी भी हमारे पास में हैं, वो किसी न किसी रूप में अगर उनकी समानता थोड़ी बहुत मात्रा में अगर झलक अगर देखे, तो वर्तमान जो है अगर ग्रामीण स्थानीय शासन की व्यवस्था में अगर देखे पंचायत की, तो उसमें भी क्या है, ग्राम सभा है, और पंचायत में पंच और सरपंच वो कार्यपालिका के रूप में एक सभा के रूप में ही है, जिसमें मुखिया कौन है, सरपंच, उस पर नियंत्रण किसका होता है, इस तरफ ग्राम सभा का। जैसे पहले पूर्व वैदिक काल में जो है ग्राम सभा से समिति जो है राजा को हटा सकते थे, उनकी सहायता कौन करते थे, राजा का, उनकी सभा, जो प्रमुख कुलीन लोगों का समूह हुआ करता था, वैसे सेम पंचों का समूह मतलब कौन, सभा, ऐसे मान लीजिए, समझ में आ रहा है ये। और न्याय देने की व्यवस्था, तो उस समय जैसे कि जो है वो वैशाली जो महागणतंत्र जो हुआ करता था, उसमें 7 अधिकरण के न्याय व्यवस्था 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, इसमें वैशाली, ठीक है, जो गणतंत्र है ये। तो इस प्रकार की व्यवस्था है ये, तो मैंने बताया किसका, समाज के बारे में। अब सांस्कृतिक जीवन में अगर देखें, वैदिक जो साहित्यिक ग्रंथ में हमें जो मिलता है उसमें क्या है, उनमें अगर केवल धर्म और दर्शन को अगर देखें, तो आज तक वर्तमान में जो है भारत के दार्शनिक विकास में जो सबसे गहरी छाप छोड़ी है वो कौन है, वो क्या है, वैदिक सभ्यता है।
सबसे गहरी छाप जो छोड़ी है आज भी क्या है, वो वैदिक सभ्यता का ही है। आज भी जो है कोई व्यक्ति में बहुत अगर तेजी से अगर दुख हो गया, तब वो भगवान को जब भी याद करेगा, हे भगवान, मतलब भगवान कहां निवास करता है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? मतलब देखो, अनजाने में अनकॉन्शियस तरीके से भी हम अगर सोचेंगे तो हम वही सोचते हैं। मतलब इतनी जो है गहरी पैठ है किनका, इस वैदिक सभ्यता का। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि वर्तमान भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शासन और प्रशासन की जो संस्थाएं हैं, इनकी संस्थाएं लिख लेंगे आप लोगों, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उसमें जो विचार है, एक बात है, आर्थिक जीवन में जीवन का जो पद्धति है, आर्थिक जीवन के जो तरीका है हमारे पास में है, उसमें क्या है, पशुपालन। आज भी जो है भारत सरकार कितने देख रहे हैं, गौरव रत्न पुरस्कार देने के बारे में बार बार विज्ञापन कर रहे हैं, बार बार विज्ञापन करते हैं। पशुपालन को जो है बार बार बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जो है कई प्रकार से अलग से, कुछ दिन बाद पता चला कि मंत्रालय ही बना रखा है, पशुपालन वाला मंत्रालय अलग से बना देंगे कुछ दिन बाद में। समझ आ रहा है? ये वर्तमान में पशुपालन विभाग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पशुपालन समझ रहे हैं? तो स्वाभाविक है, ऋग्वेद में क्या सबसे अधिक महत्ता क्या है, भारत जो है विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है, ये तो पता ही होगा, ठीक है, पता ही है ना ये, ठीक है। तो स्वाभाविक है, ये इतना बड़ी मात्रा में दूध उत्पादन करना है, और एक हम मॉडल बनाएंगे नया, कौन सा, अमूल मॉडल। ये सब अमूल मॉडल, इतनी अच्छी खासियत कहां से आ रहा है, वही है वैदिक लोगों से हमने सीख रखा है, ये समझा रहे। तो ये महत्व है उसकी, पूर्व वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था का ये महत्व। उसके बाद बाकी लोग तो हमने उसमें कई प्रकार की बातें हैं, लोहा, ठीक है, फिर कृषि उनका, वो जौ, और फिर उधर जौ जौ ज्यादातर कहाँ उपजाते हैं, ये मटर भी अपने नहीं उपजाते थे ये, ठीक है। मगर आजकल क्या है, भारत सरकार जो है जितने भी बड़े मोटे अनाज है उनको भी उपजाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। और ये हड़प्पा तो छोड़ दीजिए, बाकी वैदिक आगे भी तो दलहन तिलहन ये सब जो मिश्रित प्रकार की खेती करते थे, उसमें खेती वेती में जो है थोड़ा सा विविधता भी ले आया था। वर्तमान में भारत सरकार भी क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को वहां महत्व दे रहे हैं। और जैसे वैदिक आर्यों ने पर्टिकुलर जलवायु के अनुरूप उन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू किया, प्राकृतिक खेती किया, और 100-100 साल तक जीवित रहे। कई लोग तो जो है 1000 साल तक जो है वो तपस्या करते थे। वो क्या नाम है उनका, ये जो तुर्तुरिया में जो है वाल्मीकि आश्रम में जो है ऋषि वाल्मीकि हुआ करता था, वहां जो है उधर जब अयोध्या गया सीतमिया को लेकर के, तो कहता है मैं 1000 साल तपस्या किया हूँ, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरी बातें जो है, मेरी जितनी भी तपस्या किया हूँ 1000 सालों का, वो निष्फल हो जाए। तो 1000 साल जीवित रहते, ठीक है। मतलब एक बातें इस तरह की है ये, ठीक है। तो इस तरह से तो ये सब जितनी बातें कह रहा हूं मैं, धर्म और दर्शन में, धार्मिक में अगर देखेंगे तो उसमें तो बहुत कासा खासा है। धर्म में तो कल ही पढ़ाया हूं ताजा ताजा मैंने, तो वो तो वर्तमान जीवन की पूरी गहराइयों तक, ठीक है, लगता है कि ब्लड में समा गए हैं लोगों के ये, ठीक है। इसीलिए उसके बावजूद भी जो है वास्तविक में, मगर समस्या ये है कि सही बातें समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए बीच में क्या है, कई लोग बीच में यहां वहां जिनको पता भी हो सकता है नहीं है, वो आकर के थोड़ा सा अपना काम बना लेते हैं, ठीक है। अब उसको मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोलने वाला हूं, अब समझ सकते हो उनको, समझ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये नहीं समझ में आते फिर भी हम बातें उनके बारे में कह रहे हैं, और लोग हमारे पीछे आगे हो रहे हैं, ठीक। इस तरह का तो ये क्या है, वैदिक जो मान्यताएं हैं उनकी, ये किसमें, धर्म में। पुरुषार्थ के विचार जो है आज भी वर्तमान में प्रासंगिक बना हुआ है। ऋण, कौन सा, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, आज भी जो है वर्तमान में जो है ये प्रासंगिक बना हुआ है, आज भी है ना ये। और ये सब बातें किसकी है, ये वैदिक है, ये किसका है, वैदिक है ये, ठीक है। ये सब क्या है, वैदिक का है। पेड़ पौधे की पूजा आज भी है, वर्तमान में भी है, ठीक है। ये सब चीजें हो गया, ठीक है। उसके बाद वैदिक आर्यों के जितने भी रहन सहन थे, उनके खान पान थे, मनोरंजन के साधन, यहां तक की बैल दौड़ आज भी करवाते हैं, रथ दौड़ आज भी करवाते हैं, यही सब है ना बेसिकली ये, ठीक है। तो वो भी आज भी सूती कपड़ा, थोड़ा सा लोग ज्यादा फैशनेबल होकर के सूती कपड़ा ज्यादा मतलब पहनने के प्रयास कर रहे हैं, ऊनी की तरफ, और कुछ वो रेशमी कपड़े,
यही है ना। ज्यादातर कपड़े कैसे बनते थे इन लोगों के, रेशमी नहीं, वो ऊनी वाले सूती कपड़े। ये बुनकरी, बुनकरी बहुत महत्व देते थे वो, ठीक है, बुनकरी को बहुत अच्छा महत्व देते थे। कपास बहुत ठीक ठाक उत्पादन करते थे ये, ठीक है। धीरे धीरे उसने जूट का उत्पादन भी करना शुरू कर दिया था ये, ठीक है। इनके साथ साथ जो है अब इनको देखे तो ये जो है वो इनके बारे में फिर इनका साहित्य कर देखे, साहित्य 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 रचना की उन्होंने। अब वेद तो रचा ही है, ब्राह्मण का तो ठीक है, मगर इसके साथ साथ काव्य, काव्य मतलब इनसे क्या है, जिसमें कविता के रूप में है, कविता के रूप में जैसे कि अब सुबह की देवी है, सुबह की देवी है, क्या नाम है, उषा, ठीक है। अब सुबह सुबह का तो मस्त क्या है, मस्त क्या है, बसंत ऋतु आ जाएगा तो उस समय सुबह जो है कितने सुहावने हैं, ये तो जो है अनुभव करने वाला ही बता सकता है, या फिर हो सकता है वर्मा सर आपको बता दे, ठीक है। तो जो कह रहा समझ आ रहा है ना ये, तो ये क्या है इस तरह। तो उसमें जो उषा, जो सुबह की जो प्रकाश, सुबह की जो किरणें आ रही है, वो किस तरह से जो है उनके शरीर के साथ साथ जीवन में वो एक जीवंतता जो है उनका एहसास या उनको भर रहा है, उनको कविता के रूप में, काव्य के रूप में, किसमें, वेदों में मिलता है हमें वो। इसने क्या है, वो काव्य रचना को भी प्रभावित किया है, ठीक है। और बहुत महत्वपूर्ण, और बहुत महत्वपूर्ण क्या है, अथर्ववेद। इसकी महत्ता हम भूल ही नहीं सकते, नहीं भूलना चाहिए। क्यों, क्या है इसमें, भारत में चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेदिक जो उसका जो मूल आधार है वो क्या है, अथर्ववेद है, ठीक है। जो ऑपरेशन करना वाला बोलते हैं ना, शल्य शल्य पद्धति, वो यही सबसे पहले वाला हमारा ये, ठीक है। अब ये अलग बात है कि आयुर्वेद का जो मूल संस्करण तो छोड़ ही दे, बाद में थोड़ा बहुत भी अगर मिले हुए उसी से हम काम चला रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा है। और वैदिक साहित्यिक जो वैदिक साहित्यिक जो ग्रंथ है उसमें उनकी मर्ताओं में उपनिषद, पहले उसमें छोड़ देते हैं उधर, सामवेद को देखे तो क्या है, संस्कृत है। सामवेद में क्या है, सारे गामा, जो शास्त्रीय जो संगीत है, और वाद्य यंत्र, जैसे बांसुरी आगे चल के बहुत लोकप्रिय हुआ, इसमें भगवान कृष्ण। और दूसरा महत्वपूर्ण मृदंग, आज भी जो है बना हुआ है इधर, काशी जी वाला जो है सतनाम वाला, उसमें कौन सा ना, पंचेनी, कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है मृदंग, आज भी है। और ज्यादातर जो है जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मृदंग की महत्ता जानते हैं ऑलरेडी है। जहां भी जहां शास्त्रीय भी चक्रधर समारोह हुआ, जितने नंबर का भी हुआ हो आप लोगों को जान देंगे ये, वहां पर क्या है, वीणा, शास्त्रीय से जो नृत्य है, संगीत है, यही सब बातें ये। तो ये सब का जो मूल जानकारी है, उनका जो आधार क्या है, आधार क्या है, वेद है, साम वेद है ये, राइट। इस तरह से ये, तो इतनी सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे इसमें तो ये जो है अष्टकर्णी जो है गाय की बात करता है ये, अष्टकर्णी गोधन, अष्टकर्णी गोधन, ऋग्वेद में अष्टकर्णी, अष्टकर्णी, समझ रहे जो कह रहा हूं मैं ये, अष्टकर्णी, अष्टकर्णी गौ, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, अष्टकर्णी गौ, मतलब क्या, 8 कान वाले गाय। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको जानते हैं ये, मतलब ये अंक माला का ज्ञान रखते हैं, ये मतलब हुआ। इनके साथ साथ देखो, अब चीजों को निकालना है ना, अष्टादश महापुराण से जो है हमें इतिहास निकालना है, महाभारत और रामायण से हमें इतिहास निकालना है हमें, क्योंकि इन्होंने इनकी लिखने की पद्धति वैसा नहीं रहा है जैसे वर्तमान में लिखा जाता है ये। अथर्ववेद अपने आप में क्या है, वो चिकित्सा शास्त्र है ये। इनके जो है, जो जितने भी वेदी बने हुए हैं, इनके जो है जितने भी वेदी, यज्ञ विधि जो बने हुए, और यज्ञ विधि के बारे में जो है, जो ऋग्वेद में भी और आगे के में जो शुक्ल एक सुल्व सूत्र है, क्या है, सुल्व सूत्र है। तो सुल्व सूत्र में जो है उसने वहां पर ये यज्ञ विधि के बारे में
तो तिकोना प्रकार का जो है यज्ञ वेदी, चौकोना प्रकार का यज्ञ वेदी, पंचभुज वाला जो है यज्ञ वेदी, ठीक है, वो छठ कोण वाला जो है यज्ञ वेदी, एक मुख्य वेदी, आसपास छोटे छोटे अन्य वेदी। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक है। उनकी इतना डेप्थ होना चाहिए, गहराई, इन सबके बारे में जो है ऐसे लिखा हुआ है किसमें, तुल्व सूत्र में। तो ये एग्जैक्टली ये बता रहा है कि वो त्रिकोण बनाना जानता है, चतुर्भुज बनाना जानता है, पंचभुज छठभुज इस तरह की चीजें जानता है। इसका मतलब इनको ज्यामितीय, ज्योमेट्री का इनको ज्ञान है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक, इस तरह की बातें हैं ये, ठीक है। ऐसे और भी कई है, ऐसे और भी कई बातें हैं इसमें। ये जानते हैं कि उत्तर वैदिक कालखंड में जो है इसने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, वो अपने आप में क्या है, विज्ञान है ये। तो इस प्रकार से जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों बातें हैं। मतलब साहित्य तो है ही, मगर साहित्य के साथ साथ जो है उन्होंने विकास का जो है प्रौद्योगिकी के विकास का सूचना, तो ये भारत में जो है प्रोग्राम जो है इसमें ये सब जानकारी, ये सब का किससे मिलता है हमें, ये वैदिक साहित्यिक ग्रंथों से। ये इन सब का महत्व है। तो मतलब क्या बताया मैंने, पहले मैंने क्या बातें कही है, सबसे पहले क्या बातें कही मैंने, कहां गया, हाँ, महत्व में पहले क्या बातें है, ये वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जो तत्व है इसमें भारत की वर्तमान में, इसके जो मूल ढांचा है, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है, उनका जो मूल ढांचा कहां मिलता है हमें, वेदों में मिलता है। पहली बात है ये। दूसरी बात है मैंने क्या बताया कि इसमें आर्य और अनार्यों के बीच प्रारंभ में संघर्ष थे, मगर बाद में उसने समन्वय करना सीखा। तो वैदिक सभ्यता हमें सिखाता है कि कैसे संघर्ष से हम जो है समन्वय की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब बातचीत ही वही बेहतर तरीका है, मिलजुल करके हम रहे, शांति से रहे, यही तरीका है। ये हमें कौन सिखा रहा है, वैद सिखा रहा है। फिर किसकी बात किया मैंने इसमें, कष्टकारी जीवन से जो है मीन्स निराशा से कैसे वहां एक आशा की तरफ आगे बढ़ा, कैसे वहां अपने जीवन को जो है उस घोर निराशा जिससे कुछ नहीं हो पा रहा था, वहां से उस सुख की प्राप्ति के लिए एक अपना प्रयास किया, और भौतिक सुख की प्राप्ति की उसने प्रयास तो किया, मगर वहां से और आगे बढ़ते उसने आध्यात्मिक सुख तक आगे बढ़े। फिर उनकी वर्तमान जो भारत की जो है राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जो जीवन है, उसमें सबसे अधिक महत्व किसका है, वेदों का है। ये वैदिक साहित्यिक ग्रंथ है। ये वर्तमान में भी अगर देखें तो बहुदेववाद है, ये तो जानते हैं ऑलरेडी। ये किसका आधार, इसका मूल आधार क्या है, वैदिक, वेदी है, ठीक है। हमारे खान पान रहन सहन और जीवपूर्ण जीवन जो पद्धति है हमारी, ये सब किसमें, इसी में है ये, ठीक है। इनका वर्तमान में जो वर्तमान जो उद्देश्य, वर्तमान लोगों को जो जीवन है उसका बेसिक उद्देश्य, पुरुषार्थ तो उधर ठीक है, मगर वर्तमान में क्या चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए है? अरे सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए, पैसा चाहिए भाई, ठीक है, धन चाहिए ना। और ऋग्वेद काल में जो है, पूर्व वैदिक काल में लोग क्या मानते हैं भाई, बाकी में स्वर्ग उससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, भौतिक सुख मिलना चाहिए। वर्तमान में जो है थोड़ी बहुत टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो एसी बिल्कुल चलना ही चाहिए, नहीं चलेंगे तो फिर समझना रहे क्या मैं ये, इस तरह से। तो ये क्या है, वैदिक सभ्यता का महत्व। महत्व अगर बताने जाएंगे तो काफी लंबा बातें है, मगर मूल बातें जो है हमें यही समझ में आना चाहिए, ठीक है। कल इसमें थोड़े बहुत जो बचे हुए वो, और कल हमारा वैदिक समाप्त करेंगे इसको वो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिए, वैदिक सभ्यता का महत्व बताइए, ठीक है। तो मैडम आप भी क्वेश्चन लिख लीजिए, वैदिक सभ्यता का महत्व बताइए। और कौन है, हाँ, हेमलता। और कल आप, नहीं कल तो सैटरडे है, टेस्ट नहीं है, कल टेस्ट नहीं होगा ना, पहले मंडे से पढ़िए, ठीक है। क्या लिखिए, वैदिक सभ्यता का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता की प्रासंगिकता
वैदिक सभ्यता की प्रासंगिकता को समझाइए। विरासत लिख लेंगे आप लोग, एक बार ट्राई कीजिए। वैदिक सभ्यता की मुख्य विरासत क्या है? विरासत मतलब उसने दिया क्या हमें, वैदिक सभ्यता ने? अभी जो बताया लगभग वही बातें हैं, यही सब दिया हुआ है इसने। ठीक है, यही सब बातें हैं। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पशुपालन दिया, ये कह दो। ठीक है, लगभग सिमिलरिटी ही है। ठीक है, अब तुलना कीजिए हड़प्पा से। ये हड़प्पा से तुलना करेंगे, प्रश्न लिखिए। वैदिक सभ्यता और सिंधु और हड़प्पा सभ्यता में समानता और असमानता, असमानताओं का उल्लेख करें। समानताओं और असमानताओं का उल्लेख करें। अब लिख के लाइए, कल जैसे भी हो, टूट फूट ही सही, मगर लिख के लाइए। और रट्टे मारने वाला काम जैसे शब्दों में नहीं करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए, बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से, मौलिक तरीके से लिखिए। ठीक है, ओके। बाकी सब लोग लिख लिए हैं इसमें? ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, क्लास वाइंड अप करेंगे अब। हिम्रता लिख लिए? हाँ, ठीक है, बाकी फिर कल।